कोई क्वेश्चन हो। आप सभी को दोबारा से नमस्कार। अगर कोई क्वेश्चन है जो हमने लास्ट के कुछ कारिकाएं या उनको आप सूत्र भी बोल सकते हैं कवर किए हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं। और सौम्य ने कुछ कमेंट किया था, उसके बारे में भी अगर वो या कोई और क्लैरिफिकेशन चाहता है तो वो यही टाइम है सारे क्लैरिफिकेशन लेने का। इस टाइम पे आपको 100% अविद्या को हटाना है और विद्या में जाना है। और वो जो 100% विद्या है वही पुरुष का द्वार है। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर, जो मैंने वो कमेंट किया था शाम को, हम्म। तो आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि क्रिएशन कैसे हुआ। हम्म। बट पुरुष को क्या नीड थी हम्म। जो वो प्रकृति के कांटेक्ट में आया, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम्म। तो पुरुष को क्या नीड थी, क्यों? मतलब हम जो बोलते हैं कि वो पुरुष प्रकृति के कांटेक्ट में आया, या हम्म। पुरुष कौन है यहाँ पर? पुरुष किसको बोलते हैं? पुरुष कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस, दैट विच इज नॉट प्रकृति। कॉन्शियसनेस का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? एक बार सर्च करके देखिए कि कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस क्या है। दैट विच इज कॉन्शियस, अवेयरनेस। हाँ, तो वो क्या चीज का अवेयर है? अगर वहां कुछ है ही नहीं जिसके प्रति उसको अवेयर रहना है, तो वो हम्म क्या चीज का अवेयर है? वो इस चीज का अवेयर है कि मूल प्रकृति है और वो बैलेंस में है। तो अगर वो मूल प्रकृति का अवेयरनेस रखता है तो हम्म उससे क्या होगा? कुछ नहीं। क्यों? उससे मैनिफेस्टेशन तो नहीं होगा जब तक मूल प्रकृति में इम्बैलेंस नहीं आएगा, और एक गुण बढ़ेगा नहीं, सत्व नहीं बढ़ेगा या कुछ, मतलब दैट बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब, तब तक तो क्रिएशन नहीं होगी, मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। ओके। तो पुरुष को अ, आपके हिसाब से मूल प्रकृति को देख रहा है लेकिन उसका बैलेंस डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो पुरुष का पर्पस क्या है? ये तत्व पुरुष क्यों है यहाँ पर? पुरुष वैसे ही कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट इन द सेंस के पुरुष को क्या नीड है? व्हाट वाज दैट फर्स्ट कर्मा? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द नीड टू ट्रिगर दैट नहीं एक्ट। नहीं, यू आर गोइंग इन टू कर्मा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कर्मा एट दिस पॉइंट। वी आर सेइंग कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द पुरुष। अगर उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई काम नहीं है, तो उसको रखा क्यों है 25 तत्वों में? 24 तत्व बनाते क्यों रखा पुरुष को? और पुरुष सच्चाई है कि नहीं है रियलिटी की? कॉन्शियसनेस रियल है कि नहीं है? कॉन्शियसनेस तो रियल है। जब कॉन्शियसनेस रियल है तो क्या चीज के लिए रियल है? आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आर यू कॉन्शियस अबाउट माई वॉइस, माई साउंड, माई मीनिंग्स?
आप कॉन्शियस हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ। तो अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं तो आप क्या हैं? सो आप अनकॉन्शियस हैं। so we are understanding consciousness by the fact that it is conscious of something, of prakriti. अरे, if something is defined as consciousness, that means its quality or characteristic or dharma is consciousness. If I am defining something as color, that means it must have color, ना? व्हाइट कलर हो, ब्लैक कलर हो, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, कोई भी कलर हो, कलर तो होना चाहिए. इफ आई डिफाइन समथिंग एज स्पेस, तो स्पेस में स्पेस तो होना चाहिए. इफ आई डिफाइन समथिंग एज सॉलिड, तो सॉलिड तो होना चाहिए. इफ आई डिफाइन समथिंग एज लिक्विड, तो लिक्विड तो होना चाहिए. इफ आई डिफाइन समथिंग एज फॉर्म, तो फॉर्म तो होना चाहिए. इफ आई डिफाइन समथिंग एज साउंड, साउंड तो होना चाहिए. यस और नो? हाँ वो तो ठीक है। हाँ. तो अभी ये कॉन्शियसनेस एक तत्व है विच इज फ्री. फ्री फ्रॉम व्हाट? कॉन्शियसनेस क्या चीज से फ्री है? फ्री टू ऑब्जर्व और नॉट टू ऑब्जर्व। ओके. बीइंग कॉन्शियस मीन्स टू ऑब्जर्व, राइट? टू नॉट टू ऑब्जर्व तो है ही नहीं. It is not consciousness and unconsciousness together in that word consciousness. It is consciousness. So it has to be conscious. है ना? इट हैज टू बी ऑब्जर्विंग, इट हैज टू बी कॉन्शियस। और जैसे हम बोलते हैं कि पुरुष या तो प्रकृति को देख सकता है या अपने आप को देख सकता है, तो अगर एक स्टेट ऑफ बीइंग है जिसमें पुरुष अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा है, जो हम बोल रहे हैं मोक्ष है, जिसकी तरफ हमें जाना है, तो उस स्टेट में ही क्यों नहीं कंटिन्यू करा और वो प्रकृति को ऑब्जर्व करके मैनिफेस्टेशन स्टार्ट ही क्यों हुआ? अरे मैडम, मैं आपको वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अगर कॉन्शियसनेस अकेला बैठा है तो वो क्या चीज का कॉन्शियस है? व्हाट इज इट अवेयर अबाउट? नथिंग. मूल प्रकृति अनमैनिफेस्टेड है, प्रकृति है नहीं, तो वो अपने आप के बारे में कॉन्शियस है. कॉन्शियसनेस इज अवेयर अबाउट कॉन्शियसनेस. इसका मतलब ही सेल्फ अवेयर. वो अपने स्वरूप को देख रहा है, अपने आप को देख रहा है. वो तो ठीक है. तो उसके अलावा अगर अगर उसका कोई फंक्शन ही नहीं है तो उसको वहां 25 तत्वों में डालने की जरूरत क्या है? नहीं, तब तो सिर्फ दो ही तत्व हैं, मूल प्रकृति और पुरुष। अरे मैडम, मूल प्रकृति इज अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त. हाँ। है ना? वो तो अभी पॉसिबिलिटी डोमेन में ही है. तो पॉसिबिलिटी इज नॉट रियल. है ना? इट इज रियल इन द सेंस इट इज नॉट येट come out. It is still unmanifest. It is not yet manifested. But in its unmanifested form also, consciousness is aware of it. Consciousness is aware of it because consciousness is at a higher level than Mool Prakriti. Okay. Is Mool Prakriti aware about consciousness? No. Is Buddhi aware? Is Ahankar aware? Is any of the tattvas aware about consciousness? No. No. Because they have no awareness. They are inert. They can move. Right. They have rajas, but they don't have any awareness. So in this creation, awareness component is brought in by consciousness, by Purusha. Now the question is, when there is no Prakriti, there is only
realm of infinite possibilities. Okay. Now, how can a possibility become manifested? Tell me that. How can a possibility turn mental or physical or get manifested, evolved, produced, created? How can a possibility be created? When somebody observes it. Yes. So who is that observer here? Purush. Purush. So Purush observes Mool Prakriti, and whatever possibility that time Mool Prakriti has or Purush observes moves out into the universe. Are you understanding now? This part is clear. So which part is not clear? The why part is not clear. What is the why part? That Purush and Mool Prakriti are there. And पुरुष का तो मेन वही है कि इट इज अवेयरनेस, इट इज कॉन्शियसनेस, एंड इट इज हायर देन मूल प्रकृति. सो इट is aware of the existence of Mool Prakriti with infinite possibilities. Yes. So that now is the question is Mool Prakriti aware about consciousness? The answer is no. No. Is she aware about buddhi? No. No. Is she aware about ahankara? नहीं, वो तो है ही नहीं ना अभी. हाँ, तो ये जो 24 तत्व है प्रकृति के, इसके बारे में कौन अवेयर है? Who is aware out there? जो अवेयर होगा वही कंट्रोल कर पाएगा ना. जो अवेयर ही नहीं है वो क्या कंट्रोल करेगा? सर पुरुष. हाँ, वो ही करेगा. हाँ, पुरुष करेगा. राइट. हाँ. तो योर क्वेश्चन इज कि ये क्रिएशन स्टार्ट क्यों होती है? तो ये क्रिएशन पुरुष स्टार्ट करता है अपने एक्सपीरियंसेस के लिए, क्योंकि वो अलग अलग एक्सपीरियंस देखना चाहता है, कॉन्शियस होना चाहता है अलग अलग एक्सपीरियंसेस के प्रति, सुख देखना चाहता है, दुख देखना चाहता है, मरना चाहता है, पैदा होना चाहता है, मारकाट करना चाहता है, किसी का रेप करना चाहता है, किसी का मर्डर करना चाहता है, किसी भगवान की पूजा करना चाहता है, संत बनना चाहता है, शादी करना चाहता है, बच्चे पैदा करना चाहता है, जुआ खेलना चाहता है, सिगरेट पीना चाहता है, तंबाकू खाना चाहता है, ड्रग्स टेस्ट करना चाहता है, पावर हंग्री पॉलिटिशियन बनना चाहता है. वो भोगना चाहता है, इसलिए वो अपने लिए क्रिएशन क्रिएट करता है. यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर भोग रहे हैं. सर बट फाइनली तो हम यही बोल रहे हैं कि हमें ये सब छोड़ के मोक्ष की तरफ जाना है. हाँ, तो ये मोक्ष की तैयारी कौन करता है? पुरुष ही करता है. पुरुष इसके अंदर घुस तो रहा है, लेकिन अपने निकलने का भी इंतजाम करता है. कैसे करता है? मोक्ष के माध्यम से निकल जाता है. कैसे निकलता है? ज्ञान लेके निकल जाता है. कौन सा ज्ञान? जिसमें उसको समझ में आ जाए कि प्रकृति और पुरुष में फर्क कहां पर है. जब वो अंदर घुसता है उसको फर्क नहीं समझ में आता है, वो तो घुस जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो दुनिया से पिट पिटा के ज्ञान लेता रहता है. उस जीवन में उसको ज्ञान मिल जाता है तो बढ़िया है, निकल आता है. नहीं मिलता है तो अगला जन्म में फिर घुसता है अंदर, फिर उसके बाद वाले जन्म में घुसता है, उसके बाद वाले जन्म में घुसता है, जब तक कि उसको वो संपूर्ण कंप्लीट विवेक नहीं मिल जाए, जिसमें उसको समझ में आ जाए कि प्रकृति कहां खत्म हो रही है और पुरुष कहां शुरू हो रहा है. जब वो अंदर घुसा हुआ है उसको पुरुष तो नजर ही नहीं आ रहा है, उसको सब तरफ प्रकृति नजर आ रही है. उसको पंच महाभूत नजर आ रहे हैं, उसको 5 इंद्रियां नजर आ रही हैं, उसको 5 कर्म इंद्रियां नजर आ रही हैं, उसको तन्मात्राएं दिख रही हैं, उसको मानस दिख रहा है, उसको अहंकार दिख रहा है, उसको बुद्धि दिख रहा है, उसको मूल प्रकृति तक दिख जाती है.
लेकिन वो अंतिम पड़ाव जो है पुरुष का, वो उसको नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो तीन गुणों के बीच में फंसा हुआ रहता है, रजस, सत्व और तमस। और पुरुष ही इकलौता वो पड़ाव है जहां वो तीनों नहीं है, और वहीं से आया है, अब वो वहीं जाना है उसको। तो वो घुस तो गया मजा लेने के लिए, अब वो निकल नहीं पा रहा है, तो वो इंतजार करता रहता है, भोगता रहता है, दुख सुख जो आता रहता है लेता रहता है, और जैसे ही उसको वो मिल जाता है वो निकल जाता है। और प्रकृति को मालूम पड़ रहा है कि वो नहीं है अभी, तो किसको दुखी करेगी, किसको सुखी करेगी, वो भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लेती है, चल देती है। अब उसको और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको और प्रकृति को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरुष जो जिस मकसद से घुसा था उस मकसद को वो हासिल करके भाग गया है, मुक्त हो गया, निकल गया, जाके वापस अपने स्वरूप में बैठा है। और जब अपने स्वरूप में बैठा है, वो अपने आप को ही देख रहा है, वो प्रकृति से मतलब ही नहीं है उसका, उसको देख ही नहीं रहा है, तो प्रकृति वहां खड़े होकर क्या करेगी? प्रकृति वहां पे नचनी बन के नाच नाच के क्या करेगी जब ऑडियंस में एक गधा, कुत्ता, घोड़ा भी नहीं बैठा है? वो भी बन जाती है। तो प्रकृति जो चालू होती है वो पुरुष अपने भोग के लिए चलाता है, और प्रकृति के माध्यम से ही, प्रकृति के चलने के माध्यम से ही वो अपना एग्जिट प्लान करता है, वो एक एस्केप रूट प्लान करके घुसता है। वो अंधेरे में नहीं घुसता है, क्योंकि वो अवेयर है, वो कॉन्शियस है, वो इंटेलिजेंट है। बेवकूफ तो प्रकृति है। प्रकृति मतलब अचेतन है, इनर्ट है, तो उसके थ्रू घूम के वो आता है। अभी आपको क्लियर है? तो जहां मैं ऑलरेडी थी, हम्म। उसको छोड़ के कहीं कहीं घूम के फिर वापस मुझे वहीं आना है। मतलब समझा नहीं मैं, आप तो कहां पर हैं? पुरुष का जो स्टार्टिंग पॉइंट है अपने में स्थित है और अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा है, और हमें वहीं ट्रैवल करना है वापस। हम्म। देखिए ऐसा है ना कि वो सारा एक्सपीरियंस लेके तो हम वहीं जा रहे हैं ना जहां से हम स्टार्ट हुए थे। मैं आपको उत्तर देता हूं ना। मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रही हैं। आप लॉजिक का प्रयोग कर रही हैं, आप रीजनिंग का प्रयोग कर रही हैं, आप एनालिसिस का प्रयोग कर रही हैं, जो सब के सब प्राकृतिक क्वालिटीज हैं, प्राकृतिक एबिलिटीज हैं। लेकिन पुरुष प्रकृति में नहीं है। आप पुरुष को प्रकृति के मापदंड से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पुरुष प्रकृति के ऊपर है, पुरुष प्रकृति को कंट्रोल करता है, पुरुष प्रकृति को बोलिए अपने लिए उसका उपयोग करता है, पुरुष प्रकृति को जन्म देता है, पुरुष प्रकृति को आगे बढ़ाता रहता है, और पुरुष प्रकृति का अंत भी करता है। अब उस प्रकृति के अंदर बैठ के वो जो पुरुष, जो प्रकृति का बाप है, ऊपर है उससे, उसके साथ सब कुछ कर रहा है, आप उसको समझने की और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उस तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी प्रकृति का है वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा। यहां तक कि वेद, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, कोई भी स्क्रिप्चर हो, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो, कोई भी नॉलेज हो, सबको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सब प्रकृति के अंदर है। आपको सांख्य भी छोड़ना पड़ेगा, सारे दर्शन शास्त्र छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र आपको उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये दर्शन शास्त्र खुद पुरुष में स्थापित नहीं है, प्रकृति में स्थापित हैं। वो आपको पुरुष का डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे आप किसी जगह जाते हैं मेले में, वहां लिखा रहता है एंट्री और एरो लगा रहता है, और निकलने के टाइम पे एग्जिट और उसका एरो लगा रहता है। तो
वो जो नेम प्लेट लगी है एग्जिट की और एंट्री की, वो इंडिकेटर्स है, वो डेस्टिनेशन नहीं है। वो जो एग्जिट लिखा हुआ है वो एग्जिट का इंडिकेटर है, वो खुद एग्जिट नहीं है। उसके अंदर घुस नहीं सकते आप कि यहां मेरा एग्जिट है। उसके अंदर घुसना मतलब अपने बेवकूफी का प्रदर्शन करना। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि ये आपको रास्ता दिखा रहे हैं। एक टीचर, एक गुरु, एक मार्गदर्शक आपको मार्ग दिखाता है, आपको रास्ता दिखाता है, आपको साधना समझाता है। तो उसी तरीके से ये है, पुरुष प्रकृति के ऊपर है और पुरुष प्रकृति को पैदा करने के लिए मूल प्रकृति का उपयोग करता है। और मूल प्रकृति जो लोग प्रकृति में हैं उनको दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। आपकी जो सूक्ष्मता की लेवल है उससे भी कई ज्यादा टाइम वो सूक्ष्म है। इसलिए उसको बोला जाता है कि वो अनमैनिफेस्टेड है, वो आपके लिए व्यक्त नहीं है, आपके लिए नॉन प्रेजेंट है, वो है नहीं। इसलिए उसका प्रूफ दिया जाता है अनुमान के द्वारा कि ये जो रियल वर्ल्ड है जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, वो कहां से आया? तो वो किसी से तो आया, वो मूल प्रकृति है। अब ये जो इतनी चेतना जो दिखती है इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, वो कहां से आई? वो मूल प्रकृति के ऊपर से आई। और वो जो चेतन तत्व है वो जब मूल प्रकृति में किसी पर्टिकुलर चॉइस, किसी पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को देखता है तब उसको जिंदा करता है। वो जो एक संभावना रहती है उसको संभावित करता है। और जैसे ही वो संभावित हो जाती है वो बुद्धि बनती है। अब जब बुद्धि बनती है तो उसमें फर्स्ट टाइम जब एक क्रिएशन होता है, हमें समझने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें पत्थर का लकीर मत बन जाइएगा। तो उसमें 8 भाव आते हैं। कुछ धर्म आता है, कुछ अधर्म आता है, कुछ शक्ति आती है, कुछ कमजोरी आती है, कुछ वैराग्य आता है, कुछ राग आता है, कुछ ज्ञान आता है, कुछ अज्ञानता आती है। ये उस पॉसिबिलिटी पे निर्भर करता है कि पुरुष ने किस पॉसिबिलिटी को देखा। तो इसलिए स्टार्टिंग में सबके ये 8 भाव अलग अलग होते हैं, इसलिए सबकी जर्नी अलग अलग होती है। सबके अलग अलग योनियों से पार होते हुए आते हैं, अलग अलग कार्मिक अकाउंट से स्टार्ट करके आते हैं, अलग अलग संस्कारों के साथ ये जर्नी चालू करते हैं और चलते रहते हैं। कभी कभी अगर उसको लगता है कि उसमें अस्मिता आ गई कि मैं वाला है, तो वो अपने दम से जीवन को चलाने की कोशिश करता है। और किसी को समझ में आ जाता है कि नहीं, ये मैं नहीं चला रहा हूं, सब कोई चला रहा है, सूरज उग रहा है, बारिश गिर रही है, सब कुछ हो रहा है, तब उसका जीवन सरल और आसान हो जाता है। वो अपने हाथ पैर मारना बंद कर देता है, वो बहता है, वो फ्लो में जाता है। तो लोग अलग अलग लेवल पे इसमें आप बोलिए तैरते हुए निकलते हैं। कोई किनारे तैरता है, कोई बीच में तैरता है, कोई समुद्र के दूसरे छोर पे जाके तैरता है, कोई पानी के अंदर घुस जाता है 10 किलोमीटर और वहां तैरता है, कोई मेंढक की तरह कूदते हुए तैरता है पानी पे। ऊपर निकलेगा, 2 मीटर आगे जाएगा, फिर गिरेगा, फिर अंदर जाएगा 3 मीटर, फिर ऊपर कूदेगा, फिर 2 मीटर छलांग लगाएगा,
तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जीव, अलग अलग योनियां ये डिस्टेंस, ये जर्नी कवर करती है। वो क्यों? क्योंकि उसका जो पुरुष है अलग है सबका, और वो अलग अलग तरीके से भोग करने आया है और उसको मूल प्रकृति भोग करा रही है। इसलिए मूल प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। तो पुरुष जो भोग कर रहा है वो करता रहेगा जब तक उसको कंप्लीट भोग नहीं हो जाए और वो प्रॉपर ज्ञान नहीं मिल जाए, जिससे कि उसको पुरुष दोबारा दिखाई दे। तो कहां दिखाई देगा उसको पुरुष का ज्ञान? बुद्धि में। बुद्धि क्या है? प्रकृति है। तो जब प्रकृति अपने आप सीख जाती है अपने एक्सपीरियंस से, और वो जो सीखा हुआ उसका ज्ञान है, उसकी विद्या है, वो पुरुष देखता है, और पुरुष को सडनली रियलाइज होता है कि अरे मैं तो पुरुष हूं। ये तो वो अपने आप को ही देखता है, अपना ही दर्शन करता है। और जैसे ही वो अपना दर्शन करता है और स्वरूप में आ जाता है, प्रकृति का काम खत्म हो गया। प्रकृति का कोई रोल ही नहीं है अभी। तो उस पुरुष की प्रकृति अपना बोरिया बिस्तर बांध के मूल प्रकृति में चली जाती है, लेकिन मूल प्रकृति वहां रहती है, अलग अलग पुरुष के अलग प्रकृति को लेते हुए चलती है। तो अगर 1000 पुरुष थे उस मूल प्रकृति में, उसमें से एक को अगर पुरुष तत्व प्राप्त हो गया, तो अभी 999 जो बचे हुए पुरुष हैं वो भी अपनी प्रकृतियां, 999 प्रकृतियां लेकर उसी एक मूल प्रकृति से जनरेट हुए 999 प्रकृतियों में चलते रहते हैं। ये यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, ये क्लियर है सर। बस, तो यही परम ज्ञान है। अब इसका आपको अनुभव होना चाहिए। अगर आपको अनुभव कब होगा? जब आपको बुद्धि में वो दिखेगा, आप उसको अपने अंदर डाइजेस्ट करेंगे, तब वो ज्ञान आपका है। आप उसको रटने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे प्रवचन देने वाले बन सकते हैं, बहुतों को जाके ज्ञान दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, टीवी चैनल में बैठ जाइए, अलग अलग संस्थाओं में जाके प्रवचन दीजिए कि मोक्ष क्या है और पुरुष क्या है और सांख्य क्या है, सब बढ़िया है। लेकिन कोई आपसे अगर प्रश्न कर लेगा कि आपको मोक्ष प्राप्त हुआ है, तो आपके पास सही जवाब देने को नहीं होगा उस समय। तो वो ज्ञान जो आपका नहीं है, संसार का है, वो आपके काम का नहीं है। वो ज्ञान जो आपका बन गया है वो आपका है। और वो छोटा सा ज्ञान भी आपको हो जाए, अपना खुद का रियलाइज किया हुआ, वो बहुत बड़ा ज्ञान है। और जिस पंडित को 4 वेदों के ज्ञान है लेकिन रटा हुआ, उसके सामने आपको एक तिल का ज्ञान है, पूरा का पूरा एहसास किया हुआ, वो भारी है वो 4 वेद के मुकाबले। तो हम क्या है कि उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं, हम उसको रीजनिंग कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, उसको नाप तोल रहे हैं कि सही है कि गलत है, अच्छा है कि बुरा है, इसके साथ मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा। अच्छा, वहां तो वो उस दर्शन में वैसा बोलते हैं, इस दर्शन में ऐसा बोलते हैं, उस धर्म में वैसा बोलते हैं। मेरी माँ तो ये बोलती थी, मेरे पिताजी ये बोलते थे, मेरे नाना जी ये बोलते थे, मेरे दादाजी ये बोलते थे, मेरे बच्चे ये बोलते हैं। तो वो क्या है कि भटकन है। फिर वो इंसान जीवन भर भटकता रहता है। भटकते हुए को ईश्वर नहीं मिलता है, जो एकाग्र होता है उसी को मिलता है। एकाग्र को क्या मिलेगा? जिसपे वो एकाग्रता बनाए हुए है। आपकी एकाग्रता पुरुष पे है तो पुरुष आपको अवश्य मिलेगा। आपकी एकाग्रता दुनिया में रुपए कमाने में है तो रुपया आपको मिलेगा। जहां पर आप अपने मन को लगाएंगे वही आपके साथ घटनाएं घटेंगी।
ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन? सर 65 कारिका से ना वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता दो एक बार। हाँ 65 से 72 तक जितने लास्ट के हैं ना। हम्म अभी तो हमने 68 तक किया था कल। नहीं, हमने सभी कर लिए थे। ये 65 भी हम लोगों ने किया था, बट रिपीट करते हैं। तेना तेना मीन्स इस नॉलेज के द्वारा। तत्व, तत्व में यहाँ पे मेनली पुरुष की बात हो रही है, क्योंकि वो परम तत्व है। आ, पुरुष बोल लीजिए, स्पिरिट बोल लीजिए। प्रेक्षा, प्रेक्षा कवत मतलब लाइक अ स्पेक्टेटर। स्वच्छा, स्वच्छा मतलब प्योर। अवस्थ, अवस्थित, एट ईज। पश्यति मतलब पकड़े रखना, बिहोल्ड करना। प्रकृतम मतलब नेचर। निवृत्त, प्रसव जो प्रोडक्टिव होना बंद हो गई है। सप्त रूप विनिवृतम जिसमें 7 प्रकार के जो एवोल्यूशन है वो बंद है। अर्थवसत ये पुरुष के जो पर्पस है उसके इन्फ्लुएंस के कारण ये होता है। तो उसका बेसिक मतलब ये है कि ये ज्ञान प्राप्त करके हमारा जो पुरुष है या जो आत्मा है वो एक विटनेस है, वो प्योर रहता है, वो फिर एट ईज हो जाता है, वो नेचर को होल्ड कर लेता है। और वो नेचर जो है अब वो इवॉल्व होना बंद हो जाती है, और उसके वो 7 भाव जो कि एवोल्यूशन का कारण है उनसे वो दूर हो जाती है, सिर्फ पुरुष के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, पुरुष के पर्पस के इन्फ्लुएंस में। तो उसका मतलब यह है कि जब हमको एक ज्ञान मिल जाता है पुरुष का, और तब जो पुरुष है वो एक साक्षी बन के रह जाता है, प्योर स्टेट में आ जाता है। साक्षी और प्योर मतलब उसमें कोई गुण नहीं है अभी, सत्व रजस तमस कुछ नहीं है, वो प्योर है। और साक्षी है। साक्षी कौन होता है? जिसकी खोपड़ी में अंदर कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब दुनिया को देखते हैं, हम लोग साक्षी बन के नहीं देखते हैं, हम लोग अपने माइंड के अनुसार देखते हैं। हम लोग पूरी दुनिया को रीजनिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्द भी वो जो हमने सीखे हैं, मीनिंग भी वो जो हमको समझ में आई है। तो जब इस प्रकार की एक्टिविटी चल रही है आपके अंदर, तब पुरुष नहीं आया है अभी तक। पुरुष जो है वो एक प्योर विटनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस है। वो ना सात्विक है, ना राजसिक है, ना तामसिक है। ना उसको सुख है, ना दुख है, ना उसको मेमोरी है, ना उसको इमेजिनेशन है, ना उसमें कोई ज्ञान है। वो खाली है। ना उसको नींद आती है। वो जागरूक है, 24 घंटा वो जागता है। नींद आपको क्यों आती है? शरीर के कारण और मन या चित्त के कारण। उसको कुछ नहीं होता है। और प्रकृति जो है वो भी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि विद्या आ गई कंप्लीट। जब विद्या आ गई है तो अविद्या खत्म हो गई। अविद्या खत्म हो गई तो दुख खत्म हो गया। दुख खत्म हो गया तो आनंद आ गया। आनंद आ गया तो आगे प्रकृति को घुमाने की जरूरत क्या है, और प्रकृति को खुद घूमने की जरूरत क्या है? वो बंद हो जाता है। तो ये जो 7 भाव है, धर्म अधर्म और आपका ऐश्वर्य अनैश्वर्य, वैराग्य और राग, और साथ में अज्ञानता, इनका रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि ज्ञान कंप्लीट आ गया। अज्ञानता खत्म हो गई तो गाड़ी को आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रकृति रुक जाती है, पुरुष पुरुष में पहुंच जाता है, प्योर हो जाता है, साक्षी हो जाता है। गेम खत्म। तो इसी को यहां बोला गया है। ठीक है, क्लियर है ये? जी सर।
ओके, 66 जो कारिका है उसमें वो कहते हैं कि अभी जो पुरुष है वो ये सोचता है कि उसको तो मैंने देख लिया, प्रकृति को। मैं जो भोग करने गया था, मैंने जो प्रकृति का निर्माण कराया था, वो तो मैंने पूरा देख लिया। अब मेरे को क्या इंटरेस्ट है उसमें? जो मेरा मकसद था उसको तैयार करने का, उसको एक्सपीरियंस करने का, उसके एक एक अलग अलग तत्वों को देखने का, उसके बच्चों को देखने का, उसके बच्चों के साथ खेलने का, कूदने का, नाचने का, रोने का, गाने का, वो तो हो गया पूरा। अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। और प्रकृति क्या सोचती है? प्रकृति ये सोचती है कि उसने तो मेरे को देख लिया है, पूरा ही देख लिया है, और मैं उसको दिखा भी दूंगी तो उसको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो तो निकल गया है पुरुष में। अब वो और ज्ञान लेके क्या करेगा? वो ज्ञान को समझ ही नहीं पाएगा। ज्ञान तो प्रकृति समझती है बुद्धि में, वो तो बुद्धि के पार निकल गया है। वो खिसक गया है प्रकृति से, भाग गया है प्रकृति से, जहां से आया था वहां घुस गया है वापस। तो उसको मैं और क्यों दिखाऊं? मैं भी बंद कर देती हूं अपनी एक्टिविटी। एक्टिविटी तो प्रकृति करती है, रजस प्रकृति में है, वो भी शांत होकर चुप्पी साध के बैठ जाती है। तो यहां पर वो ये कहते हैं कि दोनों के बीच में कनेक्शन है। वो कनेक्शन तो है, क्योंकि पुरुष मूल प्रकृति और प्रकृति, इनका जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो तो है। पुरुष जब मूल प्रकृति को देखेगा, प्रकृति पैदा हो जाएगी, अभी देख लेगा अभी पैदा हो जाएगी। तो तीनों में संबंध है, लेकिन पुरुष के पास कोई कारण नहीं है, कोई मोटिव नहीं है इस एक्टिविटी को दोबारा शुरू करने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रकृति को देख लिया है, भोग लिया है, उसके 23 तत्वों को देख लिया है। वो आंखों का नाटक, कान का नाटक, दुनिया भर के जो वस्तुएं देखने की हैं उसने देख लिया है। जितने भी तरह के साउंड सुनने के हैं, जितने भी तरह का म्यूजिक सुनना है, जितने भी तरह का इंस्ट्रूमेंटल सुनना है, जितने भी तरह के वोकलिस्ट सुनने हैं, जितने भी भाषा के सुनने हैं, वो सब सुन लिया है। जो भी खाना चखना है, कोई भी कुजीन का, वर्ल्ड का, वो सब चख चुका है। वो नॉन वेज भी खा चुका है, वेज भी खा चुका है, जितने प्रकार के जानवर हैं सबको वो चख चुका है। तो अब उसको क्या जरूरत है? उसी प्रकार से वो दुनिया भर की वस्तुएं देख चुका है, दुनिया भर की नदियां देख चुका है, दुनिया भर के बोल लीजिए कि वायु का वो एक्सपीरियंस कर चुका है, दुनिया भर के आकाश देख चुका है। काला आकाश, नीला आकाश, पीला आकाश, उस देश का आकाश, इस देश का आकाश, सवेरे 3 बजे का आकाश, 4 बजे का आकाश, 6 बजे का आकाश, रात के 8 बजे का आकाश, तारों वाला आकाश, बिना तारों वाला आकाश, बादल वाला आकाश, वो सब देख चुका है। और देखने की उसको जरूरत क्या है? उसने दुनिया भर बंद कर की दो, उसने दुनिया भर की ऊर्जाएं देख ली हैं, बंद तो अग्नियां लाइट देख ही ली कर हैं। दो। तो उसको उसको जरूरत क्या है? तो जो जो उसको भोगना था वो भोग कर रहा है, और भोगते भोगते उसको समझ में आ गया कि भैया यहां से एक दरवाजा है बाहर निकलने का, वो मेरा घर है पुरुष, और मैं कहां भटक रहा हूं प्रकृति में। भाग जाओ यहां से वापस, जहां से आए वहां रास्ता बन गया, निकल जाओ। न तो वो क्या था, चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, घुस तो गया था स्टाइल से, चक्रव्यूह पैदा भी कर लिया उसने, लेकिन अब निकलना नहीं आ रहा है। तो निकलने का एक ही तरीका है कि भैया तुम गेम के रूल सीखो, और उस गेम को बेटर 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 खेलो, ताकि जिसने गेम बनाई है उसको तुम हरा के बाहर आ जाओ। तो गेम बनाई है प्रकृति ने, गेम खेल रहा है पुरुष। खेलते खेलते उसको समझ में आ जाता है कि प्रकृति को कैसे हराना है, वो हराता है और निकल आता है बाहर। तो दोबारा क्यों जाएगा? तो यही बात है यहां पर कि तीनों में संबंध है, लेकिन पुरुष के पास कोई मोटिव नहीं है, पुरुष का कोई फायदा नहीं है, पुरुष का कोई लाभ नहीं है, इसलिए वो नहीं घुस रहा है। अब हम बोल सकते हैं कि फिर ऐसा हो सकता है कि किसी समय अगर पुरुष वापस ये सब अनुभव लेना चाहता हो, एक्सपीरियंस लेना चाहता हो, फिर बना के घुस सकता है। हाँ, घुस सकता है।
तो वो बात इस 66th कारिका में बोली गई है। 67 कारिका, अब वो कह रहे हैं कि जब ये परफेक्ट नॉलेज मिल गया है कि पुरुष तक कैसे निकलना है, चक्रव्यूह के बाहर कैसे जाना है, ये मेज को सॉर्ट आउट करके कैसे एग्जिट तक निकल जाना है, तो अब बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो जो उसके अंदर में धर्म अधर्म और वैराग्य और राग और ऐश्वर्य और अनैश्वर्य और जितना कुछ भी ये था, अविद्या विद्या, उसमें विद्या कंप्लीट हो गई। तो अब उसको भागदौड़ करने की, दिमाग लगाने की, रास्ता खोजने की जरूरत ही नहीं है। वो सीख गया है, उसको पता चल गया है, उसको ज्ञान मिल गया है, उसको विद्या आ गई है, और वो एग्जिट का दरवाजा खोल के बाहर आ गया है, बैठा है आराम से। अब क्यों दिमाग खटाए, बैठा है। तो लेकिन क्योंकि पुरुष में तो पहुंच गया है, शरीर का क्या? वो जब एक गेम खेल रहा था प्रकृति के अंदर, तब तो शरीर लेके खेल रहा था। अब शरीर का क्या होगा? बोला शरीर का समय आने पे, जब उसका संस्कार का समय आएगा मृत्यु का, उस समय शरीर भी त्याग दिया जाएगा। जैसे एक कुम्हार जब अपने लिए मटका बनाता है और मटका बन जाने के बाद थोड़ी ना उस व्हील को संग संग रोक देता है। मान लो वो नहीं रोकता है, मटका बन गया है, अभी कुछ नहीं बनना है, फिर भी वो व्हील घूम रहा है, घूमते 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 धीरे 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 फ्रिक्शन के कारण, रेजिस्टेंस के कारण वो स्लो होने लगेगा, रुक जाएगा। उसी प्रकार जिस शख्स को, जिस मानव को, जिस पुरुष को पुरुष तत्व मिल गया है शरीर में रहते हुए, शरीर के कारण, क्योंकि जब तक वो इंद्रियों का भोग नहीं करेगा उसको पता नहीं चलेगा इसका एक्सपीरियंस क्या है, कर्म इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का, पंचमहाभूत का, तन्मात्रा के द्वारा पंचमहाभूत बन रहे हैं, बुद्धि का, अहंकार का, मानस का, ये 24 तत्वों का उसको अनुभव करना है, यहां तक कि मूल प्रकृति का। और तब जाके उसको वो ज्ञान मिलता है जिससे वो एग्जिट मारता है। तो एग्जिट तो लगा लेता है, लेकिन दुनिया में रहता है कुछ समय के लिए, जब तक शरीर नहीं त्यागे। वो कुछ लोग अपने इच्छा के दम पे शरीर त्याग लेते हैं, कुछ लोग उस मृत्यु के संस्कार का इंतजार करते हैं जो उनके अंदर है, और उसका जब समय आता है तब शरीर अपने आप छूट जाता है। इस बात को यहां समझाया हुआ है। 68 में वो ये बोलते हैं कि शरीर भेदे प्राप्ते, मतलब जब बॉडी से सेपरेशन अचीव होता है, चरित अर्थवत, बाय द रीजन ऑफ पर्पस हैविंग बीन फुलफिल्ड, क्योंकि उसका पर्पस पूरा हो गया है, शरीर का कोई काम ही नहीं रह गया, प्रकृति का ही काम नहीं रह गया, तो शरीर क्या है? तो जब कोई काम ही नहीं रह गया तो प्रधान जो है विनिवृत, मतलब ये जो प्रकृति है ये सीज कर लेती है एक्ट करना, ये अपना कर्म करना बंद कर लेती है, अपना मोशन एक्टिविटी रजस को खत्म कर लेती है। उभयम बोथ, उभयम मतलब बोथ, एकांतिकम मतलब एब्सोल्यूट, अत्यंतिकम मतलब फाइनल, केवल्यम मतलब आइसोलेशन और फ्रीडम। वो जो पुरुष है वो प्रकृति से फ्रीडम पा लेता है, फाइनल, अब कुछ नहीं है, अब उसमें कोई भी गुण का थोड़ा भी हिस्सा नहीं है, ना रत्ती भर सत्व है, ना रत्ती भर तमस है, ना रत्ती भर रजस है, सब जीरो है। तो वो एब्सोल्यूट और फाइनल फ्रीडम अटेन कर लेता है। तो ये कहते हैं कि जब समय से शरीर से अलग होता है और सारी प्रधान की एक्टिविटी बंद हो जाती है, प्रधान मतलब मूल प्रकृति, तो मूल प्रकृति भी बंद हो जाती है, क्योंकि जब प्रकृति उसके अंदर घुस जाती है तो मूल प्रकृति का कोई काम नहीं बचा, मूल प्रकृति भी अपना बुरिया बिस्तरा बांध के शांत होकर बैठ जाती है।
तो जब सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है प्रधान में भी, सिर्फ इस कारण से कि जिस मकसद के लिए मूल प्रकृति ने प्रकृति को चालू किया था, पुरुष को भोग कराने के लिए, अनुभव कराने के लिए और बाद में बाहर निकालने के लिए अपने अंदर से, वो हो गया है। और अभी पुरुष को एब्सोल्यूट फाइनल फ्रीडम, मुक्ति मिल गई है और वो केवल्य में है। केवल में मतलब इंडिपेंडेंट है, अकेला है, अलोन है। इस अवस्था में क्योंकि कोई भी गुण नहीं है, तो पुरुष को किसी भी प्रकार का दुख का एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि वहां न तो बुद्धि है, न तो अहंकार है, न तो मानस है, न तो इंद्रियां है, न तो तन्मात्रा है, न तो पंचमहाभूत है। तो ना दुख देने वाला है, ना दुख झेलने वाला है, कोई नहीं है अंदर। फिर जो 69th है वो बोला जा रहा है कि ये जो ज्ञान है इसको समझना आसान नहीं है, लेकिन ये फिर भी समझाया जा रहा है पुरुष के संदर्भ में, जहां पर कि प्रोडक्शन मतलब यूनिवर्स का क्रिएशन, ड्यूरेशन मतलब जितना दिन वो यूनिवर्स चलेगा, और डिसोल्यूशन मतलब उसका प्रलय, उस ब्रह्मांड का प्रलय, ये सारे के सारे बातें एक महान ऋषि ने हम सबके सामने रखी है। वो महान ऋषि कौन है? वो है आपके कौन से मुनि हैं? कपिल मुनि। तो ये उनका समझा हुआ है और उनका पेश किया हुआ है, जिससे वो समझा रहे हैं सृष्टि आती कैसे है, सृष्टि चलती कैसी है, सृष्टि खत्म कैसे होती है, उसी के पूरे डिटेल्स, फंक्शनिंग, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका ऑपरेशन मैनुअल उन्होंने हमको दिया है। और ये जो है, इसको समझने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। तो उसका जो मीनिंग है वो कहते हैं इदम। इदम मतलब ये, गुह्यम मतलब एब्स्ट्रूस, या ये ज्ञान जो समझना मुश्किल है। पुरुषार्थम, इसको पुरुष के संदर्भ में अडेप्ट किया हुआ है। यात्र भूतानम, जहां पर कि इंसानों के बारे में बात की जा रही है। स्थिति, स्थिति मतलब ड्यूरेशन, उत्पत्ति मतलब ओरिजिन, प्रलय मतलब डिसोल्यूशन, और सिंते ये सब कंसिडर्ड है। और परम आर्सना बाय द ग्रेट सेज सांख्य तत्तम, सांख्यतम, इसको यहां पे उन्होंने वर्णन करके समझाया है। इसका मतलब यही है कि ये ज्ञान थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, लेकिन पुरुष के संदर्भ में समझाया गया है, जहां पर सृष्टि का बनना, चलना और खत्म होना कंसिडर किया हुआ है, और उसको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही एक्सपैंडेड तरीके से कपिल मुनि ने समझाया है। 70, ये जो डॉक्ट्रिन है, मतलब ये जो ज्ञान है, ये जो शास्त्र है, ये सबसे पहले कपिल मुनि ने दिया असुरी को, दया के कारण, कंपैशन के कारण। असुरी उनके पहले शिष्य माने जाते हैं। असुरी ने समझाया पंचशिखा को। पंचशिखा उनके बाद में गुरु शिष्य परंपरा में प्रमुख शिष्य है। और पंचशिखा को असुरी ने इस डॉक्ट्रिन को, इस ज्ञान को बहुत डिटेल में समझाया। और ये क्या है? ये हमारे पुरुष को पवित्र कर देती है। पुरुष जब प्रकृति के अंदर एंट्री मारता है तो वो गुण ले लेता है, तो वो प्राकृतिक हो जाता है, और उसमें सत्व, रजस, तमस तीनों का खेल चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो कहते हैं कि इसको पढ़ने से, इसका ज्ञान लेने से हम अपने अंदर के इन 3 गुणों पे काबू पाके, ये इंप्योरिटीज हैं, मतलब आनंद में आना भी इंप्योरिटी है, ज्ञानी बनना भी इंप्योरिटी है, हल्का महसूस करना भी इंप्योरिटी है, जोश में आना, एक्शन में आना, पैशनेट होना, ये भी इंप्योरिटी है, अंधकार में रहना, नॉन एक्शन में रहना, सुस्ती में रहना, डिप्रेशन में रहना, ये भी इंप्योरिटी है, अटैचमेंट में रहना, ये भी इंप्योरिटी है।
तो आप ये देखेंगे कि धर्म से भी मुक्ति नहीं है। हमारे देश में क्या हो गया, लोग धर्म शास्त्र पढ़ते हैं, खासतौर से गीता। तो गीता दर्शन शास्त्र नहीं है, धर्म शास्त्र है। वो आपको धर्म समझाएगी कि क्या धर्म है आपका, जो कि कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। लेकिन अगर आपको अपने आप को एलिवेट करना है, अपने गुणों को कंट्रोल करना है और पुरुष तत्व को पाना है, अपने अंदर के पुरुष तत्व को देखना है, अपने अंदर के सारे तत्वों का दर्शन करना है, 25 के 25 तत्वों का दर्शन करना है, उनको गहराई से समझना है और ये ज्ञान हासिल करना है कि इनको समझते समझते ये जो 25 एक साथ दिखते हैं हमको, वो छटने लग जाएं। वो 25 में फिर आपको 24 और एक अलग दिखे, और 23 + 1 + 1 दिखे, 22 + 1 + 1 + 1 दिखे। जब 25 के 25 तत्व अलग दिखेंगे, इंटीग्रेटेड नहीं दिखेंगे, डिस्क्रिमिनेटेड दिखेंगे, तो तब होगा जब आपके अंदर वो विवेक की क्षमता आएगी। तो विवेक की क्षमता कैसे आएगी? जब आप भोगते रहेंगे, जब आप दुख झेलते रहेंगे, तभी ही ज्ञान आता है। तो वो ज्ञान आते 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 आप इन 25 तत्वों को अलग 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 करके देखने लगेंगे। और जब आप इनको अलग 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 करके देखने लगेंगे, तब ऑटोमेटिकली वो पुरुष अलग खड़ा हो जाएगा और 24 जो प्रकृति के तत्व आपको अलग दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें 3 गुण है और पुरुष में नहीं है। और आपको समझ में आएगा कि पुरुष ही वो तत्व है जहां कोई दुख ही नहीं है। आपको समझ में आएगा कि पुरुष ही वो तत्व है जो इन 24 को कंट्रोल करता है। आपको समझ में आएगा कि पुरुष ही वो तत्व है जो इन 24 को पैदा भी करता है। मूल प्रकृति को छोड़ के बाकी 23 को जन्म देने वाला पुरुष है। कैसे? देख के, कॉन्शियस होके। आप जब कॉन्शियस होंगे तभी आपको सही गलत दिखेगा। अभी आप घर में चावल बना रहे हैं, चावल का दाना आपने निकाला और एक प्लेट में डाला, और आप उसको अगर नहीं देख रहे हैं, आपको नहीं मालूम उसमें पत्थर कितने हैं, कंकड़ कितने हैं। लेकिन आपके अंदर वो चेतना आती है, वो अवेयरनेस आती है, आंख आप खोलते हैं और अंदर देखते हैं उस प्लेट में, उस थाली में, आपको कंकड़ दिखेंगे। तो विवेक जो है वो कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। अगर आपके अंदर में कॉन्शियसनेस कम है, आपके अंदर में विवेक कम होगा, आप बुद्धू टाइप के आदमी होंगे। वो बुद्धू टाइप के आदमी को कोई भी बेवकूफ बनाएगा। तो जो बुद्धू है उसको अगर विवेक बढ़ाना है तो उसको अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ानी है। जैसे जैसे वो अवेयरनेस बढ़ाता जाएगा, जागरूकता बढ़ाता जाएगा, माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे उसकी क्षमताएं बढ़ने लगेंगी। तो ये यहां पे कहते हैं कि ये शास्त्र का अध्ययन करने से आपके अंदर में जो भी अनवांटेड है, जो भी इम्प्योरिटी है, जो भी ईविल है, जो आपको दुख दे रहा है, कहीं से भी दे रहा हो, देवताओं से दे रहा हो, प्रकृति से दे रहा हो, और लोगों से दे रहा हो, आपके शरीर से, आपके मन से दे रहा हो, वो सब बंद हो जाता है। जादू की तरह सब गायब हो जाता है। और ये सबसे ताकतशाली शास्त्र है दुख का निवारण करने का। पूरी दुनिया में 72 सेंटेंस समझ लीजिए, आप अल्टीमेट ह्यूमन बीइंग के पोजीशन पे चले जाएंगे, ईश्वर बन जाएंगे। तो इसलिए वो बोलते हैं कि सबसे पावरफुल लिटरेचर है ये। और 71st कारिका ये बोलती है कि ये बहुत लंबे ट्रेडिशन से, बहुत गुरु शिष्य परंपरा में, बहुत शिष्यों के थ्रू होती 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 ईश्वर कृष्ण तक पहुंची, और उन्होंने इसको समझा और इसको आर्य के मीटर में उन्होंने लिखा। ओरिजिनल जो है वो आर्य के मीटर में नहीं है, और ओरिजिनल हमारे पास अभी है भी नहीं। और आर्य जो है उसका मतलब होता है जो सच्चाई तक पहुंच चुका हो, जिसको एब्सोल्यूट ट्रुथ मालूम हो,
अगर आपको ये मालूम है कि पुरुष कौन है, उसको कैसे देखा जाता है, तो आप दुनिया में किसी भी चीज को देख सकते हैं। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो नथिंग है, उसको आपको देखना आता है, उसको परखना आता है, तो बाकी चीजों को तो आपको दिक्कत ही नहीं है। तो जितना आप सूक्ष्मता में जा पाएंगे, जितना आपकी कॉन्शियसनेस प्योर और सटल से भी सटल हो जाएगी कि वो मूल प्रकृति को भी देख सक रही है, तो उसके ऊपर संभवतः कोई पोजीशन नहीं है। वो टॉप मोस्ट पोजीशन है, एब्सोल्यूट पोजीशन है, उसके ऊपर एवोल्यूशन संभव नहीं है, क्योंकि सब खत्म हो गया है। सारी गंदगी, सारा कचरा सब निकाल दिया आपने, सिर्फ नथिंगनेस बचा है और प्योर कॉन्शियसनेस बची है। तो कोई ना कोई तो देखने वाला चाहिए। तो वो जो पुरुष है वो अल्टीमेट देखने वाला है। और पुरुष और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है फंक्शनली। ये सिर्फ समझाने के तरीके हैं। लोगों को अपने स्क्रिप्चर में कुछ हटके देना है, कुछ नया लॉजिक लगाना है। वो लॉजिक हटके देना, नया लगाना गलत नहीं है। हर आदमी अपने तरीके से एक पेंटिंग बना सकता है और हर पेंटिंग सच है क्योंकि दुनिया में है। लेकिन पेंटिंग को कोई बात समझानी हो तो कितना सिंपल तरीके से वो बनाई जा सकती है ताकि सेम बात समझाई जा सके, वो देखने वाली बात है। तो यहां पे मात्र 72 लाइन से पूरा ज्ञान थ्रू हो जाता है। और 72 में भी हम देख रहे हैं आखिरी के कुछ कारिकाएं हैं, वो वर्णन कर रही हैं परंपरा की। तो जो 72nd और अंतिम कारिका है वो ये बोलती है कि जो सब्जेक्ट्स यहां कवर हुए हैं इन 70 कारिकाओं में, मतलब जो मेन ज्ञान वाली कारिकाएं हैं वो 70 है। तो ये जो 70 कारिकाओं में जो कवर हुई हैं वो षष्ठी तंत्र के 60 प्रिंसिपल्स से ली हुई हैं, जो कि पंचशिखा ने लिखी थी। जैसे हमने पहले देखा कि कपिल मुनि के प्रथम शिष्य थे असुरी। असुरी ने आगे चल के पंचशिखा को बहुत डिटेल में समझाया। पंचशिखा ने जो समझा उसको और कंसाइज करके एसेंस के रूप में षष्ठी तंत्र बनाया। लेकिन वो षष्ठी तंत्र भी आज हमारे बीच में नहीं है। तो हमारे पास जो है सबसे ऑथेंटिक वर्क, क्लासिकल सांख्य बोलते हैं इसको, वो ईश्वर कृष्ण का है। और इसी के करने से आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसके साथ ये सांख्य जो है ये यहां हम दोबारा आज खत्म कर रहे हैं। अभी भी अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग फिर किसी एक दिन मिलके इसको करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अगर मेरे बोलते बोलते किसी के दिमाग में कुछ पॉइंट आया हो या कुछ डाउट, कुछ संदेह, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से जब हम हर सिचुएशन में दृष्टा बनेंगे तो हम गुणों से पार हो सकते हैं ना। देखिए, आप फिर गलत दिशा में जा रही हैं। सांख्य में कहीं भी नहीं बोला हुआ है प्रैक्टिस। सांख्य में यह बोला जा रहा है कि इन 25 तत्वों को समझिए, है ना। प्रैक्टिस अभ्यास हो गया, समझना समझना हो गया, दोनों अलग है। हमारे देश में क्या हो गया ना, हम लोग लेबर क्लास हो गए हैं। हमारा मेंटल पावर्स खत्म है इस देश में। तो हमको उसको रिपीट करके प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस होता है रिपीटेशन। समझना होता है, आप एक किस्म से बोल लीजिए
कि चिंतन मनन करके, उस पे फोकस करके, उस पे ध्यान लगा के, उस पे कंसंट्रेट करके उसका अर्थ समझने पे। अर्थ समझना प्रैक्टिस नहीं है, अर्थ समझना उसकी गहराई में जाना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर, दोनों चीजें अलग है, मगर मैं ये सोच रही थी कि हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कैसे करें। जो भी हमने सुना है उसको हम इम्प्लीमेंट मतलब लाइफ में कैसे उसको हम अ, अपने आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है बताइए, मैं आपको बताता हूँ उस प्रॉब्लम के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सर, कोई भी सिचुएशन होती है उसमें हम रिएक्ट करते हैं। मत करिए। वही हम्म। मैं बोल रही हूँ। अगर हमें रिएक्शन आता है या गुस्सा चढ़ता है या हमारा ओपिनियन डिफरेंट होता है, हम सिचुएशन को अपने आप कोई स्पेसिफिक सिचुएशन बताइए ना, आप बहुत जनरल 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 चल रही हैं। स्पेसिफिक कोई भी सिंपल सिचुएशन है। मेरी सिस्टर ने कुछ इम्प्लीमेंट किया, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से इम्प्लीमेंट कर रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ। आपका वैराग्य कहाँ है? वो अलग पुरुष है, वो अलग चीजें भोगने आई है, भोगने दीजिए। हम क्यों अपने एक्सपीरियंस उसके एक्सपीरियंस में घुसाएं? अनलेस आप भी भोगने आई हैं कि मेरे को डिफरेंस क्रिएट करना है, फिर उसको सुलझाना है, फिर उसको समझाना है, फिर उससे समझना है, फिर किसी को जज बनाना है। तो अगर आप भी उस एक्सपीरियंस के लिए आई हैं तो फिर ठीक है, करिए। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। कल मेरे को मेरी वाइफ बोलती है कि मैंने अपने ऑफिस से गाड़ी मंगाई है, 2:30 बजे गाड़ी आएगी, अपने चलेंगे और आसपास के पूजा पंडाल देख के आएंगे। मैं बोला ठीक है। फिर 2-3 बार मेरे को बोला दिन में कि गाड़ी 3:30 बजे आ रही है, तुम रेडी रहना। मैं बोला ठीक है। फिर करीबन 4 बजे गाड़ी आई और हम लोग नीचे गए। तो बोलती है कि साउथ सिटी मॉल जाएंगे पहले। मैं बोला वहां क्या है? बोला नहीं, तुम्हारी वो लेवाइस की जीन्स खरीदी थी 2-3, उसको ऑल्टरिंग के लिए दी है वहां पर, तो आज लेके आना है। तो हम लोग गए वहां पर, और लेवाइस के जो शॉप थी, काउंटर था, बड़ा काउंटर है उनका वहां पर, वहां गए। तो मेरे को बोलती है कि जो मैंने तुमको वो बिल दिया था लेवाइस का, जिसमें ऑल्ट्रेशन के बारे में लिखा था, वो निकालो। तो मैंने कहा मैं तो लाया नहीं। बोले क्यों नहीं लाए तुम? मैंने कहा मेरे वॉलेट पे मैंने रखा था, वॉलेट मेरे को टेबल पे दिखा नहीं, मुझे लगा मेरा वॉलेट का कोई जरूरत ही नहीं है, मैं पूजा पंडालों में घूमूंगा, उसमें मेरे दुनिया भर के क्रेडिट कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, तो वो कहीं, इसलिए मेरे को लगा छोड़ो, घर पे ही है, मेरे को जरूरत नहीं है। बोले नहीं नहीं, लेके आना चाहिए, तुमको तो पता है। अच्छा एक काम करो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम गाड़ी लेके घर जाओ, जाके वॉलेट लेके आओ। तो मैं उसको बोला थोड़ा वेट करो, या किसी से पूछते हैं कि अगर हम मेरे पास में वो रिसीट नहीं है तो क्या सॉल्यूशन है। मेरे मन में आया कि ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स होंगे, ऐसा होता होगा बहुत बार, कोई इनका रास्ता होगा। तो जो खड़ा था उस काउंटर पे, उसको बोला। वो बोलता है कि आपके पास परचेज वाला बिल है? तो मैं बोला मेरे पास तो नहीं है। मैं अपने वाइफ से पूछा, तो वो आया बाहर, बोला देखिए आपके मोबाइल में आया होगा बिल। अब उनका सिस्टम है कि आपको फिजिकल कॉपी भी देते हैं, और जो नंबर आप वहां रजिस्टर कराते हैं उस पर वो एक भेज भी देते हैं, एसएमएस से। मेरे वाइफ ने खोजना चालू किया, उसमें डिवाइस तो लिखा हुआ आया, लेकिन बिल नहीं मिला। उसमें एसबीआई का क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट था उसका एडवाइस था कि इतना पेमेंट इतने बजे इसको दिया है, और डिवाइस के इस काउंटर पे। तो फिर वो कहते नहीं नहीं,
आप और खोजिए, लिवाइस से भी एक आया होगा आपको। मैं बगल में खड़ा हुआ था, मैंने कहा हो सकता है मेरे वाइफ ने मेरा नंबर दे दिया हो। तो मैंने अपना खोला, मेरे को मिला, मैंने उसको दिखाया। उसने बोला ठीक है, इस पे इनवॉइस नंबर जो लिखा हुआ है ये मेरे को नोट करने दीजिए। वो नोट करके अंदर गया, लेके आया। अब हम लोग उस पे उनके वो RFID टैग्स लगे रहते हैं, उसने सब टैग वैग निकाला, एक बड़े से थैले में डाल के दिया। हम लोग बाहर निकल गए। तब मेरी वाइफ बोलती है इसको लेके कहाँ घूमेंगे, तुम उसको दे दो रखने के लिए। गए अंदर और मैं उसको रिक्वेस्ट किया, बोला ठीक है सर दे दीजिए। उसने एक पैकेट पे मेरा नाम लिखा ऊपर, एनवेलप पे, मतलब बैग के ऊपर, और रख दिया। हम लोग आ गए बाहर। फिर बोलती है कि मेरे को तो अपने लिए ये ड्रेस खरीदनी है, वो ड्रेस खरीदनी है। मैं बोला अच्छा। बोले तुम एक काम करो, ऊपर फूड कोर्ट में चले जाओ, मेरे को आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, और तुम तब तक बैठ के चाय पियो। देखो यहाँ फूड कोर्ट का मेरे पास कार्ड है, तुम ले जाके पी लो। अब मैं ऊपर गया और मेरी वाइफ नीचे शॉपिंग कर रही है। ऊपर गया, फूड कोर्ट खचाखच भरा हुआ है, यहाँ पे दुर्गा पूजा का टाइम है, मैसिव भीड़। तो किसी तरह बैठने की जगह नहीं मिली, तो मैं सीधा ही चला गया चाय के काउंटर पे। मैं सोचा कि पता नहीं इस कार्ड में कितना है। और तो वहां मैं देखा कि सस्ते में सस्ती चाय थी, 75 रुपए की अदरक चाय। मैं उसको बोला एक अदरक चाय दीजिए। वो लेडी ने डाला, बोला इसमें तो सिर्फ 90 रुपए है कार्ड में। तो मैं बोला कि चाय कितने की है, 75 लिखा है। बोला नहीं, 110 की है। मतलब क्यों? बोला छोटा कप जो हमारा है ना वो 90 की, वो 75 की है, लेकिन वो कप फट जा रहा है, बहुत कंप्लेन आ रही है सवेरे से, आप ये बड़ा वाला कप लीजिए, दे दो। तो मैं उसको अपने पेटीएम से पेमेंट किया। अब वो उसने प्लेट में रखा, और वो कप जो है वो लचक रहा है, मतलब पेपर कप था, लचक रहा है, चाय गिर रही है बाहर। बड़ा फूड कोर्ट है, घूमते घामते मेरे को 10 मिनट लगा कहीं बैठने की जगह मिलने का। मैं बैठ गया, मैं पिया। देखा कि वाइफ बोली थी 45 मिनट्स, अभी तक कुछ फोन नहीं, कुछ नहीं। मैंने चेक किया। फिर मैं वापस थोड़ा घुमा फिरा। फिर मैंने देखा कि 90 रुपए जो कार्ड में है क्या खाया जा सकता है। तो उसमें मेरे को 2 गुलाब जामुन मिले, फिर मैंने वो खाए गरम गरम। 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट हो गया। अब मैं वहां से उठा और उसी मॉल में नीचे के फ्लोर पे आके खड़ा हो गया चुपचाप। अपना मोबाइल चालू किया, कान में वो डाले, ये जो आपके क्या बोलते हैं उसको, ईयर प्लग्स, जिसमें ब्लूटूथ में बजता है, और बैठ के मैं सुन रहा हूँ। फिर मेरे वाइफ का फोन आता है, कहाँ पर हो? मैं कहा इस फ्लोर पे हूँ। बोले मेरी चाय पीने की इच्छा है। मैंने कहा आ जाओ ऊपर। पर ऐसा छोड़ो छोड़ो, अपने वो मार्केट चलते हैं, वहां से तुम्हारे लिए 3 टी-शर्ट खरीदनी है। मैं बोला ठीक है। मैं नीचे आ गया। मेरे को बोलती है वो ड्राइवर से मैं बात करूंगी तो मैं सुन नहीं पाऊंगी वो क्या बोलता है, तुम उसको फोन करके बात करो। मैं गया, मैं सोचा फोन करने की क्या जरूरत है। मैं उसको बोला VIP में पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है, वहीं चलते हैं, ड्राइवर वहीं खड़ा होगा। बोले नहीं, थोड़ा बेवकूफ किस्म का ड्राइवर है, फोन भी नहीं करता है, कहीं बाहर ना भेज दिया हो। तो मैं अपनी वाइफ की बात सुना और चुपचाप वहां गया। वो ड्राइवर था, गाड़ी थी, हम बैठे और निकले। करते कराते मेरे ख्याल से 2-3 घंटा और कुछ शॉपिंग हुई, ये हुई वो हुई। फिर रात में वो बहस करती है कि मेरे को तो फला फला ढाबे पे ही खाना है। मैं बोला मैं थक गया हूं, तुम जाके खा के आ जाओ। तो उसने कुछ गर्मा गर्मी में सेंटेंस बोले, मैंने भी सुना चुपचाप। हम लोग वहां गए, हम लोग खा रहे थे, तो उसने मेरे को कुछ बोला। मैं बोला देखो एक बात बताओ, आ, तुम मेरे को उस मॉल में लेकर क्यों गई? जब वहां से कपड़े ही लेने थे तुम ले सकती थी, शॉपिंग तुमको करनी थी वहां पर, मेरे को नहीं करनी थी, तो मेरा पर्पस क्या सर हुआ? अब उसके पास जवाब नहीं। तो मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूं कि दुख जो है वो 3 जगह से आता है। एक आपके मन से, आपके शरीर से, एक आसपास वालों से, और एक कुदरत से या देवी देवताओं से।
अभी जो आपकी सिस्टर है वो सेकंड कैटेगरी की है और लोगों वाली है, और मेरी वाइफ जो है वो भी सेकंड कैटेगरी वाली है और लोगों में से है। अच्छा, मेरा मन और मेरा शरीर अगर सेकंड कैटेगरी के लोगों के कुछ बोलने से बंदर की तरह कूदने लगे, तो मैं अपने शरीर से भी पेन पैदा करूंगा, अपने माइंड से भी पेन पैदा करूंगा। तो जब आप में ये अनुभव करने की ताकत नहीं है, आप ज्ञान को रट रही हैं और एक्सपीरियंस नहीं कर रही हैं, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं लगा रही है उस ज्ञान को, तब तक वो ज्ञान आपको रिलीफ नहीं दे सकता है, तब तक वो ज्ञान आपको जीवन में आगे नहीं ले जा सकता है। अभी मैं कैंसर पेशेंट हूं, मेरा मेजर सर्जरी हुई है और मेरे को खतरा है कभी भी कुछ भी दोबारा ट्यूमर ग्रो कर सकता है। अच्छा, मेरे पेट में हर्निया है 3 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर एब्डोमेन में। मेरे अंदर का खाना बाहर निकल के आता है, बाहर का खाना वापस अंदर जाता है। जिस पोजीशन में मैं बैठा हूँ, लेटा हूँ, उठ रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है कि खाना अंदर बाहर कितना होता है। मैं घर के बाहर निकलता हूँ तो मेरे को एडवाइस किया हुआ है कि वो बेल्ट लगा के जाइए, एब्डोमिनल बेल्ट आती है, वो मैं पहन के जाता। सिर के अंदर मेरे को ट्यूमर है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी कभी मैं कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करने में मेरे को दिक्कत हो जाती है, जो मेरे को कभी नहीं हुई, लेकिन होती है कभी कभी, 10 दिन 20 दिन में हो रही है। मैं कल वाइफ को बोल रहा था कि मैंने नोटिस किया है कि मेरे को रात के सेशन में 2 बार ऐसा हुआ है। तो मैं आपको किस्सा बताता हूं कि मेरे को टाटा मेडिकल सेंटर के जो कैंसर हॉस्पिटल है कैलकाटा में, उसके डॉक्टर ने एक दवाई लिख के दी थी, और वो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन नेक्स्ट डे मॉर्निंग करना चाह रहा था, जो कि मुझे लगा कि जस्टिफाइड नहीं है। और फिर मैंने 4-5 डॉक्टरों को दिखाया। 2 साल हो गए हैं, अब मेरी सर्जरी नहीं हुई है ऊपर ब्रेन के ट्यूमर की। बड़ा ट्यूमर है, करीबन 2-2.5 सेंटीमीटर का, 2 बाय 2.5 सेंटीमीटर का। तो जिस डॉक्टर को भी मैंने दिखाया उसने वो दवाई लिखी थी। एक बार मैं किसी एक डॉक्टर के पास गया लिखवाने के लिए कि इसको एमआरआई अलाउ किया जाए। तो डॉक्टर मेरे से पूछता है, ये दवाई खाते हो? मैं बोला मैं नहीं खाता हूं। बोले क्यों नहीं खाते हो? मैंने कहा मेरे को लगा कि जरूरत नहीं है। मेरे को वो डॉक्टर कहता है साथ में कोई किसी को लाए हो? मैंने कहा नहीं, मैं अकेला आया हूं। बोले कोई गारंटी नहीं है कि घर जिंदा पहुंचोगे, और कोई गारंटी नहीं है कि नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचोगे तो 20% चांस है कि सरवाइव कर पाओगे। तो मेरे को वो बोलते हैं, डॉक्टर नीचे उतरोगे यहां से तो सबसे पहले मेडिकल शॉप जाना, ये दवाई खरीदना और खाना। मैंने जिंदगी में पहली बार डर का एहसास किया सर्जरी के बाद। और नीचे उतरा, ड्राइवर को मैं बोला कि पहले मेडिकल शॉप लो। मैंने वाइफ को इन्फॉर्म किया, और वो मेरी वाइफ इंश्योर करती है विदाउट फेल कि मैं सवेरे वो 1 गोली खाऊं, रात को 1 गोली खाऊं। स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है, इसलिए है कि मेरे को वो नहीं हो, क्या बोलते हैं, फिट्स और सीजर्स नहीं आ जाए। ब्रेन में अगर वो ट्यूमर डिस्टर्ब करेगा तो फिट्स और सीजर्स आएंगे और वो फेटल हो सकता है। तो ये मेरे शरीर का कंट्रीब्यूशन है। ये शरीर का कंट्रीब्यूशन मेरे माइंड में बहुत पेन क्रिएट कर सकता है, लेकिन मैं उसको अलाउ नहीं करता हूं। तो क्या है कि जिसके अंदर इच्छा होती है उसके रास्ते अपने आप बनते हैं, जिसकी मजबूरी होती है उसके रास्ते अपने आप बनते हैं। लेकिन जो मजबूर नहीं है, जो बोलना चाहिए कि शौकिया तौर पे ज्ञान लेता है, उसकी मजबूरी नहीं है, और उसको वो ज्ञान रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट भी नहीं होगा। और वो भी जो नॉलेज लिया हुआ है वो सुपरफिशियल है, वो बॉडी में, माइंड में, ब्रेन में ग्रो इन नहीं किया है।
वो बॉडी का, माइंड का पार्ट नहीं बना है, वो टेम्पररी स्टोरेज है, वो वाइप आउट हो जाएगी। तो जब आप लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशंस फेस करते हैं तभी वो ज्ञान जो वहां आता है वो परमानेंट होता है। और जब भी लाइफ में आप टेम्पररी पेन फेस करते हैं तो वहां पर जो ज्ञान आता है वो टेम्पररी होता है, वो टिकेगा नहीं, वो गायब हो जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस पे है, आप इसमें क्या प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, आपको अगर प्रैक्टिस के डायरेक्शन में जाना है तो ये कारिका जो है, एक एक कारिका आप दिन में 20 बार पढ़िए, हर दिन एक कारिका करिए। 72 कारिका है तो मान के चलिए कि करीबन 2.5 महीना पकड़ लीजिए, तो आपके 4-5 साइकिल में साल भर में हो जाएगा। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, या हर कारिका की मीनिंग लिख लीजिए। 72 मीनिंग्स जो हैं उसके 72 सेंटेंसेस बना लीजिए, उसको डेली पढ़ लीजिए। रात में सोते वक्त उसको पढ़ के सो जाइए, उस पर रिफ्लेक्ट करते रहिए, उस पर इमेजिन करते रहिए, उस पर मेडिटेट करते रहिए, उस पर मतलब एक्स्ट्रापोलेट करिए माइंड में कि आप ईश्वर कृष्ण हैं। आपको एक और सूत्र डालना है तो क्या डालेंगे, दूसरा डालना है अभी क्या डालेंगे, या उस सूत्र में आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो क्या मॉडिफिकेशन करें। तो उस तरीके से उसके साथ इन्वॉल्व हो जाइए, उसके साथ गेम खेलिए। तो ये मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई मेथड नहीं है, आपको खुद इनोवेटिव बन के आपके लिए जो चीज वर्क करती है वो आपको करना पड़ेगा, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अब मैंने कैसे रियलाइज किया कि मैंने ये देखा कि अगर मेरे को कोई भी बॉडी की कॉम्प्लिकेशन होती है तो सबसे पहले मेरी वाइफ इंटेंसली डिस्टर्ब हो जाती है। उसके मन में आता है कि ये कहीं मर तो नहीं जाएगा, ओके, और मेरे बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैंने अपने आप को समझा लिया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, और क्योंकि मैंने समझा लिया है तो उन्होंने भी समझ लिया है कि ये ठीक है। और कभी मेरे को अगर कोई तकलीफ होती भी है तो मैं इनको बोलता ही नहीं, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं बोलता हूं। मैंने बच्चों को भी अपने सर्जरी के बारे में सर्जरी के 5 दिन बाद कॉल करके बोला, जबकि दोनों लंदन में थे। तो आप आप कौन हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे योग सूत्र का जो पहला सूत्र है वो ये है कि अथ योग अनुशासनम, मतलब अथ मतलब नाव, और ये नाव जो है ये ऑस्पिशियस मोमेंट है। और योग मतलब लिमिटेड का लिमिटलेस हो जाना, फाइनाइट का इनफाइनाइट हो जाना। मतलब आप समझ लीजिए कि मानस का पुरुष हो जाना, या अहंकार का पुरुष हो जाना, या बुद्धि का पुरुष हो जाना। तो वो कब संभव है, जब आप नाव में हैं। अथ योग अनुशासनम, और अनुशासनम का 2 मीनिंग जनरली एक्सेप्टेड है। एक मीनिंग है कि डिसिप्लिन है योगा, अगर आप अभी में जिएंगे एज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन तब आप इनफाइनाइटनेस को टच कर जाएंगे। दूसरा है कि अनुशासन जो है उसका मतलब है टीचिंग्स ऑफ योगा। अगर आप योग की टीचिंग्स को अभी से ही समझना और उसका पालन करना चालू करते हैं, उसका प्रैक्टिस चालू करते हैं, तो आप अनलिमिटेड इनफाइनाइट बन जाएंगे। तीसरा मीनिंग जिसको कि मैं मानता हूं, अथ योग अनुशासनम, अगर आप अभी में जीते हैं तो आप अनलिमिटेड पहुंच जाते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक अणु पे, एक एटम पे भी आप शासन कर सकते हैं। अरे भैया, एटम दिखेगा कैसे जब तक विवेक नहीं होगा।
विवेक आएगा कैसे? जब तक अभ्यास नहीं होगा, ध्यान, धारणा का, ध्यान का, समाधि का, सातों प्रकार के समाधि का। तो आप देखेंगे योगी जो है वो अनुभव की बात करते हैं। तो जब तक आपके अंदर डीप बर्निंग डिजायर नहीं है, तब तक आपका रिजल्ट फास्ट नहीं आएगा। तीव्र डिजायर होने से तीव्र रिजल्ट आएगा, और सामान्य ऑर्डिनरी डिजायर होने से सामान्य ऑर्डिनरी रिजल्ट आएंगे, स्लो रिजल्ट आएंगे। तो आप अगर पैशनेट हैं रिजल्ट के लिए, तो रिजल्ट भी आपके पास पैशनेटली आएगा। और इसमें मतलब मैं नहीं मानता कि कोई रास्ता क्लियरली बता सकता है, इंडिकेट कर सकता है, इशारा कर सकता है, कुछ कहानियां सुना सकता है, लेकिन आपको हाथ पकड़ के वो नदी पार नहीं करा सकता है, ब्रिज पार नहीं करा सकता है। आपको बोल सकता है कि वो नदी है, वहां नाव है, वहां नाविक होगा, वो 2 रुपया लेगा, वहां चढ़ जाओ, बैठ जाओ और पार हो जाओ। यहां बोल सकता है वहां पे एक ब्रिज है, उसमें 12 सीढ़ियां चढ़ने की हैं, उस तरफ 12 सीढ़ियां उतरने की हैं, और बीच में बाएं साइड से जाना और सीधा निकल जाना, दूसरे एंड पे पहुंच जाओगे। पहुंचाने वाला नहीं मिलेगा, दिखाने वाला मिलेगा। पहुंचना आपको खुद पड़ेगा, और आपके अंदर से ही वो पहुंचाने वाला है, बाहर नहीं है। वो अंदर कौन है? वो योग के हिसाब से वो ईश्वर है, आपके अंदर ईश्वर है। वो ईश्वर कौन है? विशेष पुरुष है। ले देके कौन हुआ? पुरुष हुआ। और सांख्य में क्या कर रहे हैं हम? पुरुष को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पुरुष को लोकेट कर रहे हैं, पुरुष को सेग्रीगेट कर रहे हैं, पुरुष को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अलग कर रहे हैं, छांट रहे हैं उसको। 25 तत्वों में खोज रहे हैं कि पुरुष कौन है, कहां है, उसको निकाल रहे हैं। जब आपको पुरुष अकेला दिखने लगेगा, मतलब आप पुरुष हो गए, इसलिए आपको वो दिखाई दे रहा है। आपको समझ में आ गया कि पुरुष कौन है, आपको ज्ञान मिल गया पुरुष का, इसलिए आपको पुरुष दिखाई दे रहा है, आपको मालूम है ये पुरुष है। तो ये मेहनत आपको करनी है। और उसके बावजूद भी अगर नहीं मिलता है, तब आप पूछ सकते हैं कि हमने ये कोशिश करी, फिर भी नहीं मिला। तब आपको कोई दूसरा बंदा बोल सकता है, भैया मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने ऐसा ऐसा किया और ये हो गया, अब तुम सोच के देखो, या ये 2-3 लोगों से बात करके देखो, इनको भी मिला है, इनसे पूछ के देखो कि इनको कैसे मिला है। तो वो 2-3 लोगों के ज्ञान से वापस आपका ज्ञान का जो पूल है वो बढ़ता है। फिर आप वापस अटेम्प्ट मारिए, फिर आप वापस कोशिश करिए, फिर आप वापस लक्ष्य की तरफ चलिए, तब मिलता है। अगर ये इतना ही आसान होता तो ये दुनिया में सारे मोक्षी होते। ये आसान नहीं है। वो तो खुद शास्त्र कहता है, ये सांख्य कारिका का, कि ये ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। जिनका इंटेलिजेंस कम है उनको योग का करना चाहिए प्रैक्टिस। इंटेलिजेंस कम मतलब बेवकूफ नहीं, इडियट्स की बात नहीं हो रही है। इंटेलिजेंट है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, एवरेज इंटेलिजेंस है। उनके लिए पतंजलि योग है। उसमें क्या है? वो क्रिया और कर्म का मार्ग है। यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहारा करो, इनमें से कुछ भी नहीं दिया है सांख्य में। धारणा करो, ध्यान करो, समाधि करो, ये भी नहीं दिया है। 7 प्रकार की समाधि होती है, ये भी नहीं दिया है। इतनी इतनी सिद्धियां आती हैं, ये भी सांख्य ने नहीं दिया है। तो वो मार्ग अलग है। और जिनको बुद्धि बिल्कुल ही कम है, जो सिर्फ इच्छा शक्ति पे काम करते हैं, उनके लिए क्या मार्ग है? उनके लिए हठ योग मार्ग है। वो हठ योग के मार्ग से आते हैं, तो उनको दुनिया भर के आसन है, प्राणायाम है,
और कुंभक है, वो कैसे डिफाइंड है? एक एसओपी की तरह डिफाइंड है। इतना सांस अंदर, इतना देर होल्ड करो, इतना सांस बाहर, इतना देर होल्ड करो। तो क्या है कि वो क्यों है इतना वो सब? क्योंकि वो जनरली उन लोगों के लिए है जिनका इंटेलिजेंस कम है लेकिन विल पावर बहुत है। वो पावर के दम पे पहुंचते हैं, और उसमें भी रिस्क है क्योंकि उनका खुद का इंटेलिजेंस कम होता है, इसलिए उसमें अनिवार्य होता है कि आप अपने गुरु के सामने प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, योग करेंगे। अकेले घर में बैठ के नहीं करेंगे, जंगल में गुफा में अकेले बैठ के नहीं करेंगे, गुरु के साक्षात सामने बैठ के करेंगे। कुछ भी गड़बड़ होता है तो गुरु विल करेक्ट यू, वो संग संग ठीक करेगा। क्योंकि ये जितने भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये माइंड के हैं, और माइंड एक ऐसी एंटिटी है जो मॉडर्न साइंस ठीक से नहीं समझती है। साइकेट्रिस्ट नहीं समझते हैं, आपको प्रॉपर दवाइयां मिलने में दिक्कत हो जाएगी। होम्योपैथ्स नहीं समझते हैं, आयुर्वेद नहीं समझते हैं। तो दिस गेम हैज टू बी प्लेड विथ कॉशन। और जो शास्त्रों में लिखा है उसी को फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि 3-3 शास्त्र एक साथ पढ़ रहे हैं, दुनिया भर का यूट्यूब देख रहे हैं। नहीं, अपने आप को जिस पाथ पे भी है उसी नॉलेज के प्योरिटी के साथ चलिए, मिक्स मत करिए नॉलेज। एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में तो बिल्कुल मत करिए, तो बिल्कुल डेंजरस रिजल्ट हो सकते हैं। और टीवी भरती है, यूट्यूब भरती है। हमें मान के चलते हैं कि जो यूट्यूब पे बोल रहे हैं उनको सब मालूम है। हमें मान के चलते हैं कि जो साधु का चोला पहन के आ गया किसी टीवी चैनल पे या किसी यूट्यूब चैनल पे, उसको सब मालूम है। ऐसा नहीं है। इसमें ब्लाइंड फेथ नहीं है। ब्लाइंड फेथ किस पे है? जो कि अगामा है, जो कि आप्त वचन है, जो कि वर्बल टेस्टिमनी है, जो कि वेदों से है। वो है सांख्य कारिका, योग सूत्र पतंजलि के, या जो वेदांत में है, उपनिषद में है, जो प्रॉपर ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट है, लिटरेचर है, उसी से। सारे पुराने लिटरेचर सही नहीं है। जिसको मान्यता दी गई है वही सही है, उसी का पालन करना है। और अगर नहीं समझ में आता है तो जिनसे भी पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए, और जो वो समझा रहे हैं वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो उनको छोड़ दीजिए। आपको इस बात पे फाइनली फेथ पे चलना है, और उस फेथ से ही आपका कन्विक्शन आना चालू होगा। और जब कन्विक्शन आना चालू होगा, कन्विक्शन इफेक्ट में आएगा, तब आप देखेंगे अनलिमिटेड पावर का एक्सेस चालू हो जाएगा। यू विल बी सरप्राइज्ड क्या क्या होता है। तो वो अनलिमिटेड पावर कब आएगा? जब आप मोक्ष में होंगे। तब आप क्रिएशन चालू कर रहे हैं, क्रिएशन मेंटेन कर रहे हैं, क्रिएशन बंद कर रहे हैं, टोटल क्रिएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और टोटल क्रिएशन से अपना एग्जिट प्लान कर रहे हैं। आप ऐसा है कि स्विमिंग पूल क्रिएट भी कर रहे हैं, उसको मेंटेन भी कर रहे हैं, स्विमिंग पूल को खाली भी कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में स्विमिंग भी कर रहे हैं, और स्विमिंग पूल से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको मालूम है। तो उस लेवल तक का अनलिमिटेड पावर मिलता है, लेकिन उसके लिए पाथ के ऊपर प्रॉपरली चलना पड़ेगा। और सांख्य जो है ये इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस है, और उस पे चिंतन मनन करके इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस है। वो नॉलेज को अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। किसी का कोई स्पेसिफिक केस है जिसमें उनको क्लैरिटी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कि इस केस में मेरे को यहां से दिक्कत होती है। जैसे मच्छर काटता है ना, वैसे कुछ लोगों को कुछ लोगों से समस्या होती है। वापस अपने वाइफ का एग्जांपल लेता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्रेम नहीं करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, उसने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है। लेकिन कुछ उसकी बातें ऐसी हैं जो कि
थोड़ी ऑड साउंड होती है। जैसे मेरे को आज बोल रही थी रात में कि तुम्हारा एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है, तुम बहुत क्रिटिसाइज करते हो, और तुमको पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने उसको बोला कि देखो, तुम दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखती हो, और दुनिया की रियलिटी क्या है कि ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, और मिलियंस ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे भी है। अब तुम्हारे माइंड में यह है कि ब्लैक बैड है, व्हाइट गुड है, क्योंकि तुम जजमेंट फॉर्म करने लगती हो, इसलिए तुम लोगों के शब्दों को स्टैक करके अलग अलग जगह रखती हो और अपने ओपिनियन फॉर्म करते हो। ऐसा मत करो। जिसका जो कलर में आ रहा है उसको देखो बस। उस पर जजमेंट पास करने का क्या है कि ये ग्रे मेरे वाले ग्रे से खराब है, अच्छा है। और वो मान नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि मेरे को उससे डिबेट क्यों करना है, आर्ग्यूमेंट क्यों करना है। ये भी एक ऐसा ग्रे है, ये मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। मिलियंस ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे है तो मिलियन प्लस वन है। और मैंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने टॉपिक क्लोज कर लिया। होता क्या है कि जनरली लोगों को सच्चाई कुछ देर के बाद समझ में आती है। जब वो बात चल रही होती है तब उनका एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाता है, आर्ग्यूमेंटेशन मोड बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप टाइम को पास होने देते हैं, उनका माइंड कूल डाउन होता है, तब उनको आपकी बात समझ में आती है, और आपको भी टाइम पास होने के बाद उनकी बात समझ में आती है। तो आप पुरुष बन के, साक्षी बन के प्रकृति को बहने दीजिए। अभी हम इंद्री से कोई चीज देख रहे हैं तो उसको मीनिंग देने की जरूरत क्या है? बिना मीनिंग के देखिए, बिना शब्दों के देखिए। मेरे सामने से एक कार गई, ब्लू कार गई, तो मेरे को आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्या है कि ये कार है और ये ब्लू है? मेरे माइंड को काम कराने की जरूरत क्या है? उसको मैं जाने देता, वो जाती और मेरे माइंड में रजिस्टर नहीं होती। मैं तो कई बार अपने घर से निकलता हूं, 20 गाड़ियां खड़ी होंगी साइड में, मेरे को तो एक नहीं दिखती है। कोई मेरे से पूछे लाल रंग की ये फला गाड़ी देखी, मैं बोलूंगा नहीं देखी भाई, क्योंकि मैं रजिस्टर ही नहीं करता। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं अपना मेमोरी जीरो रखता हूं। मैं अपने सिस्टम को ओवरलोड क्यों करूं? मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्यों घूमूं? मैं प्रेजेंट में हूं। फ्यूचर जो है आएगा, पास्ट जो है गया। तो हम हिंदुस्तानियों को ये नाव का कंसेप्ट समझने के लिए बुक पढ़नी पड़ती है, द पावर ऑफ नाव बाय एकर्ट टोल। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट करी, संजय ये किताब पढ़, बहुत बढ़िया किताब है। मैंने खरीदी, मैं 2 पन्ना नहीं पढ़ पाया। ये तो सिंपल कॉमन सेंस है। मैंने कल किसी को कहा कि इंद्री तो नाव में देखती है, ये माइंड जो है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करता है और उसी में घुमाता रहता है, तुमको चक्रव्यूह बना लेता है। हम घूमते हैं, नाव में रहो। और जो माइंड में फ्लक्चुएशन आता है, मॉडिफिकेशन आता है, उसको रोक दो, उसको मत आने दो। वो जो योग की डेफिनेशन है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। वृत्ति मतलब मॉडिफिकेशन, चेंज। मैंने कार देखी, माइंड में रजिस्टर हुआ कार, वो वृत्ति है। मैंने ब्लू कलर देखा, माइंड में रजिस्टर हुआ ब्लू, वो वृत्ति है। उसको निरोध करो, स्टॉप करो, माइंड खाली हो जाएगा। कल किसी ने कहा, शायद मेरे ख्याल से प्रीति थी या कौन था, कि माइंड में पीस आ गया। जहां माइंड में पीस होता है वहां पे इन्फानाइट पावर होता है, वहां पे इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं। और जहां माइंड में 2 थॉट हैं, तब आपके 2 ही पॉसिबिलिटी है, वो थॉट 2। तो माइंड को क्लीन रखना, जीरो रखना, एम्प्टी रखना, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसमें कि योग में उन्होंने कई मेथड्स बताए हैं।
सांख्य शॉर्टकट है, बहुत बड़ा शॉर्टकट है। तो 25 तत्व प्रॉपरली समझ लो बस। ये जो 23 प्रकृति के तत्व हैं, ये वृत्तियां हैं, ये मॉडिफिकेशन है। बुद्धि एक मॉडिफिकेशन है मूल प्रकृति की। अहंकार एक मॉडिफिकेशन है बुद्धि की। ये वृत्तियां हैं। जब ये वृत्तियां खत्म हो जाएंगी तब योग हो जाएगा, तब आप पुरुष में चले जाएंगे, अनलिमिटेड में, मूल प्रकृति में आ जाएंगे, अनलिमिटेड में, इनफाइनाइट एंटिटीज में आ जाएंगे। ये दोनों ही स्पिरिचुअल एंटिटीज है। जब आप ह्यूमन से स्पिरिचुअल बन जाएंगे तब आप पुरुष तत्व में हैं, ईश्वर तत्व में हैं, हाईएस्ट एवोल्यूशनरी स्टेज में हैं। बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। लेकिन क्योंकि बाहर की दुनिया नहीं समझती है और हम बाहर की दुनिया को समझते हैं, तो हम फिर इन बातों को नहीं समझते हैं, इस पे डाउट करने लगते हैं, इस पे हमारा विश्वास कम हो जाता है, तो फिर हमको वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। रिजल्ट लेना आपके ऊपर है, आपके माइंड के ऊपर है कि उस टॉपिक को आपने ग्रास्प कैसे किया है। प्योरिटी से किया है, क्वेश्चनिंग माइंड से किया है, कि ब्लाइंड बिलीफ से किया है। वो बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। तो जब भी कोई चीज आप ब्लाइंडली लेंगे वो जल्दी रिजल्ट नहीं देती है, हो सकता है नहीं दे एट ऑल। तो क्वेश्चनिंग बिलीफ होना चाहिए। सवाल उठाइए, चैलेंज करिए। पिछले कुछ दिनों में कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत अच्छे थे, मैं सीखा उनसे। मेरे को इनफैक्ट सोचना पड़ गया। कई बार मैं रात में सोते सोते सोचता हूं कि ये सवाल कैसे आया, इसका क्या मीनिंग है। सौम्या, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो आपको अपने वातावरण को देखना है, क्योंकि दुख जो है वो आपके वातावरण से आता है, आपके इंद्रियों से अंदर जाता है, आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, चमड़ी से। और आपके कर्म इंद्रियों से वापस आप बाहर जाते हैं। और एक मानस है, वो भी अंदर बाहर करता है। इन 11 तत्वों को छोड़ के बाकी जो 14 तत्व हैं वो अंदर बाहर कर ही नहीं सकते। और उसमें भी क्या है, बाहर से अंदर 5 ही तत्व हैं, अंदर से बाहर 5 ही तत्व हैं। तो आप देखिए कि दुख कहां से आ रहा है, आपके अंदर से बाहर जा रहा है कि बाहर से अंदर आ रहा है। बाहर से अंदर आ रहा है तो वो गेट है, 5 गेट है। 5 गेट पे चौकीदार लगा दीजिए कि इसको अंदर आने देना है, इसको अंदर नहीं आने देना है। फिर देखिए चौकीदार आपका ड्यूटी करे, और चौकीदार ड्यूटी ठीक से करता है तो उसको रिवॉर्ड दीजिए, जाके सेलिब्रेट करिए। आपको ये 25 तत्वों को समझना पड़ेगा कि ये एक एक तत्व क्या है। या तो फिर ऐसा करें कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, मैं हर एक को बोलूं कि आज एक तत्व आप समझाइए, आज दूसरा तत्व आप समझाइए, तीसरा तत्व आप समझाइए। सुनते हैं सबकी, कौन क्या समझाता है तत्व के बारे में। तो वो कब समझा पाएगा, जब तो वो उसका अध्ययन करेगा सांख्य कारिका का, और दूसरा अनुभव किया हुआ रहेगा। और दोनों के आधार पे जब वो बोलेगा तब होगा, वरना तो होगा नहीं। तो इंग्लिश के अल्फाबेट 26 है, ये 25 है। इंग्लिश के अल्फाबेट सीखने में शायद आपको 2 क्लास लग गए होंगे, नर्सरी में और क्लास 1 में।
आपको बस ये 25 सीखने हैं, क्या है सॉलिड, क्या है लिक्विड, क्या है गैस, क्या है अग्नि, क्या है और आकाश, क्या है आंख, क्या है कान, क्या है नाक, क्या है। इसमें कौन सा हाथी घोड़ा है? लेकिन दिक्कत क्या है, हम रटते हैं। जैसे वो टेबल रटते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। समझने की कोशिश नहीं करते हम हिंदुस्तानी। वो हमारे समझने की जो क्षमताएं हैं वो समय खा गया है। और जो आज के हमारे नेता हैं वो भी खा रहे हैं उसको, वो उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। वो हमारे समझ में सुधार नहीं लाना चाहते हैं। ध्यान का बोलिए आविष्कार इस देश का है। मेरे ख्याल से 99.9% भारतीयों को ध्यान से कोई भी काम करना नहीं आता है। तो पूरा का पूरा आपके ऊपर है, दूसरा है ही नहीं। मेरी सिस्टर क्या होता है? मेरी सिस्टर मतलब हो गया अहंकार, अस्मिता, मैं, मेरा, और उसके साथ जोड़ना, मेरी सिस्टर। वो कनेक्शन ही नहीं है। वो रिश्ता धरती पे किसी ने वो नाम दिया है। आप तो अकेले पुरुष हैं, एक प्लेन प्योर कॉन्शियसनेस है जो अपने जर्नी पे है, प्रकृति के ऊपर है। उसकी इच्छा होती है तो वो मूल प्रकृति के दरवाजे से प्रकृति में एंट्री मारता है, अंदर घूमता फिरता है। जैसे कि यूनिवर्सल स्टूडियोज के कोई उसमें चला गया हो, क्या बोलते हैं उसको, जो उनके एंटरटेनमेंट के स्टूडियोज रहते हैं, और उसके बाद निकल जाता है बाहर वापस। तो आप और हम वही पुरुष हैं जो कि घूम रहे हैं मूल प्रकृति में, अलग अलग स्टूडियो में एंट्री मार रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, फिर बाहर आ जा रहे हैं, फिर अगले स्टूडियो जा रहे हैं, फिर वहां के मूल प्रकृति से एंट्री ले रहे हैं, फिर वहां एक्सपीरियंस करके फिर बाहर आ जा रहे हैं। टेफ्लॉन कोटेड होना पड़ेगा, डिटैच्ड होना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, लेकिन आप डिटैच मोड में हैं। आप दुनिया में अंदर जा रहे हैं, फिर दुनिया से वापस बाहर आ रहे हैं, लेकिन वो दुनिया आपको गीली नहीं कर रही है। आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, आपका शरीर गीला नहीं हो रहा है। वो एक्सपीरियंस आपको आ रहा है बिना गीले हुए। तो वही फ्रीडम है कि दुनिया अपनी छाप आप पे नहीं छोड़ रही है। आप दुनिया के अंदर घूम के भटक के मस्ती करके आ रहे हैं, बट कहीं की भी छाप, कहीं का भी रंग आपके ऊपर नहीं लग रहा है। ये क्लियर है अभी? किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं। आप लोग सोचेंगे कि नवमी के दिन इतना देर आप बैठा दिया। सर क्लोज करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। सर अब आज की क्लास के बाद हमारा होगा क्लास के नहीं होगा? क्योंकि जरूर। हमको आदत पड़ गई है अभी खाने देखिए ऐसा, की। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे को 5 तारीख को जाना है बैंगलोर, ठीक है। कल वैसे भी दशहरा है, तो मेरे ख्याल से कल सब लोग ऑक्यूपाइड होंगे। अ, उसके बाद 8 तारीख को मेरे को जाना है माउंट आबू, वहां से मैं आऊंगा 12 तारीख। फिर दिवाली करीब आ जाती है, मेरे ख्याल से 20 तारीख की है शायद। तो दो बातें हैं। अगर सांख्य पे किसी को कुछ करना है, पूछना है, बताना है, तो सांख्य अपने फुल्ली कंप्लीट करके, रैप अप करके, पैक करके साइड रख लेते हैं, और दिवाली के बाद फिर हम लोग योग सूत्र चालू कर सकते हैं।
अब आप लोग के मन में क्या है बताइए, उसके हिसाब से प्लान किया जाए। सर किरण बोल रही थी। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर ये सारा महीना मुझे सांख्य फर्स्ट से रिवाइज करना है सर, प्लीज। नहीं, प्लीज मतलब आप चाहते हैं कि मैं सांख्य के लेसन लूं पूरा नहीं नहीं रिवीजन में? नहीं 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 नहीं, आपके जो इतने वीडियोस है ना सर, डे 1 से लेकर, हाँ। मैं उससे गो थ्रू होना चाहूंगी। और मैं मेरा ये है कि आप नवंबर में नवंबर में टच करें दूसरा टॉपिक जो योग सूत्र है। तब तक जो भी क्वारीज होगी मैं अपनी तरफ से निकाल के रखूंगी सर। तो मान लीजिए अगर हम लोग बोलें कि 1 नवंबर से चालू करेंगे योग जी सर। सूत्र, तो आपको सूट करता है? हाँ सर, मतलब ओके। 1 नवंबर से भी, हाँ। ओके। और लोगों का क्या ओपिनियन है? ऐसे ऐसे। हम्म। कौन बोल रहा है? गुड इवनिंग सर, भारती बोल रही हूँ। हाँ। सर मैं तो 1 नवंबर से नहीं कर पाऊंगी सर। अच्छा। mid November आई वुड सजेस्ट, बिकॉज मेरे को सुनना है सर काफी। क्या सुनना है आपको? सर यही जो आपके वीडियोस है ना सांख्य वाले, हम्म। तो वो तो मैं सर नोट्स तो बनाती हूँ अपने लिए धीरे धीरे, और हम्म। मेरा थोड़ा स्लो है सर तो आप समझने। चाहती हैं कि 15 नवंबर के बाद चालू करें योग सूत्र? जी सर। ओके। तो अभी बताइए बाकी लोगों का क्या है, फर्स्ट वाले कौन है, 15th वाले कौन है? आप लोग हो सके तो चैट में लिख दीजिए, तो उसके हिसाब से फिर मालूम पड़े कितने हैं, तो हम लोग उस हिसाब से प्लान करें। सर मुझे चलेगा 15 नवंबर से, तब तक मैं भी आराम से कर लूंगी सर। जो अच्छा, भारती जी ने, मुझे भी चलेगा सर। तो फिर 15 से करें। सौम्या, व्हाट इज योर ओपिनियन? हाँ सर, कर सकते हाँ, हैं। या वी कैन डू। वी कैन डू। ओके, सुची। ओके सर। So we are talking of doing Patanjali Yoga Sutras from 15. जी सर। Okay, पूजा। पूजा चली गई लगता है, चली गई। या पी मेरे ख्याल से प्रीति है ना ये? प्रेरणा शर्मा। प्रेरणा शर्मा। ओके प्रेरणा, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर मैं तो आजकल कोई किसी काम में बिजी नहीं हूँ, जिसको जो कन्वीनियंट होगा सबको वो मुझे चलेगा। ठीक है। इवन फ्रॉम फिर टुमारो आई डोंट माइंड, मुझे क्योंकि आदत पड़ गई है इस टाइम की। ओके। प्रीति। सर जिसको 15 से भी कन्वीनियंट है और फर्स्ट से भी, दोनों मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में। ओके। स्वाति। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सा भी टाइम ओके। चले। ओके बिंदु। मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, तो एक बार ग्रुप में डाल देते हैं कि ब्रॉडली प्रपोजल है 15 नवंबर से स्टार्ट करने का पतंजलि योग सूत्र। और सेकंड जो ऑल्टरनेट डेट सजेस्ट हो रही है, दैट इज 1 नवंबर। तो लोग अपने चॉइसेस दे दें, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन प्लान। और पतंजलि योग सूत्र की किताब सबके पास है? नहीं सर। जी सर मेरे नहीं। पास है, पर आप ऑथर बता दीजिए। मेरे पास उनकी है, आर्ट ऑफ लिविंग वालों का पतंजलि सूत्र है सर। ओके। देखिए ऐसा है कि मैं जिस किताब से कर रहा हूँ वो काफी डिटेल्ड है, और मतलब काफी मोटी किताब है, तो वो जनरली बिगिनिंग में लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, वैसे आप लोगों ने सांख्य किया है तो आप एक्चुअली बिगिनर नहीं हैं अभी। तो उसमें बिगिनर्स के लिए कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की पतंजलि योग सूत्र एक आती है, छोटी सी बुकलेट टाइप है। और ये सजेस्ट किया जाता है बिगिनर्स को कि उससे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए इस सब्जेक्ट से।
तो मेरे ख्याल से जिनके पास में कोई किताब नहीं है और वो सिंपल सी किताब से चालू करना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की किताब से कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और कुछ लोकल लैंग्वेजेस में भी है। रामकृष्ण मिशन से मिलती है, आपको शायद नेट पे भी मिल जाएगी, रामकृष्ण मिशन के साइट्स पे। और जिनको डीप जाना है और जिनको बुक फॉर लाइफ रखना है तो वो योग सूत्रज ऑफ पतंजलि बाय एडविन ब्रायंट, ये एक अमेरिकन है, इंडोलॉजिस्ट है। इनकी काफी वेल रिसर्च्ड किताब है और वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। और किसी को आगे चल के अगर कुछ पीएचडी करना है, मतलब डीप लेवल का वर्क करना है, रिसर्च करना है योग पे, योग फिलोसॉफी पे, उनके लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की योग सूत्र आती है बाय तेमनी। तेमनी एक इलाहाबाद के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी है, प्रोफेसर है और पीएचडी की हुई है उनकी केमिस्ट्री में, मेरे ख्याल से यूके से। तो उनकी वो किताब जो है बहुत साइंटिफिक फॉर्मेट में प्रेजेंटेड है, बहुत सारे डायग्राम्स हैं और वो भी मोटी किताब है और बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बट वो वापस इंटेलेक्चुअल है। तो ये तीन ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास कोई दूसरे लैंग्वेज में भी है, हिंदी में भी है, सिंपल सी है तो चलेगी। क्योंकि हम लोग उसके अंदर की जो कमेंट्रीज हैं उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी, मतलब उसको टेक्स्ट के हिसाब से रीड नहीं करेंगे। जो सूत्र है, सूत्र का जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन के ऊपर व्याख्या करेंगे और उसमें आपके क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे क्योंकि वो सांख्य की तरह हैवी नहीं है, वो उसमें जनरल इंटरेस्ट के काफी पॉइंट्स हैं और वो 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, समाधि, साधना, सिद्धियां और मोक्ष। तो अच्छा स्ट्रक्चर है, उसको अपने देखते हैं। 196 सूत्र हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन सांख्य के बाद वो बहुत इजीली समझ में आती है और आपको इमीडिएट बेनिफिट मिलने लगेगा योग का। तो लाइफ में चेंजेस आपको फील होंगी, स्ट्रॉन्ग चेंजेस, फास्ट चेंजेस आपको फील होंगी, क्योंकि वो एक डूअरशिप वाली किताब है, कर्म वाली है, क्रियाओं वाली है। तो बस यही है। और फिर आज का ये लास्ट सेशन रखते हैं। कल से आप सब दशहरा और दिवाली की तैयारी करिए, एंजॉय करिए और फिर हम लोग 1 नवंबर या 15 नवंबर जो भी डेट है ग्रुप में डाल देंगे और योग सूत्र चालू कर देंगे। या थैंक यू सो मच। सर एक बात बोलूं, अगर हाँ बोलिए। क्योंकि अभी विंटर्स आने वाले हैं तो हम टाइम को 9:30 कर सकते हैं क्या रात में? 9:30 मुझे कर ठीक सकते हैं लगता है, आप। अगर आपको ठीक लगे तो। आपके नहीं, पास कैसे है? कर सकते हैं, मेरे लिए डुएबल है, 9:30 कर सकते हैं। सर बाकी सब ग्रुप में देख लें सर, तो अभी दिल्ली में तो विंटर हो जाएगा तो नहीं, इसलिए। आपकी बात सही है, मेरे ख्याल से सबको उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अपने स्टेट में 9:30 पे जा सकते हैं। ठीक और है। सर सांख्य में से जो क्वेश्चंस होंगे तो हम आपको ऑडियो मैसेज या वैसे करके कर सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा अभी पर हाँ, मैसेज। आप कर सकते हैं। आप जो ग्रुप है ग्रुप में डाल दीजिए क्वेश्चन, तो उसमें जी ये भी हो जी सकता है कि आपके क्वेश्चन के ऊपर औरों के माइंड में भी क्वेश्चन आए और अब मैं जो भी जवाब देता हूँ उसमें फिर औरों को भी समझ में आए। और उसके बाद भी अगर कुछ रह जाते हैं जो कि क्लैरिटी नहीं आती है तो आप जब दोबारा हम लोग सेशन चालू करते हैं उस टाइम पे आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है और बहुत पावरफुल लर्निंग है। एक्चुअली आप लोगों का अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है इसलिए आप उतना समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जो बीच के दिनों में अगर आप उसको रिवाइज करेंगे आप समझ पाएंगे कि ये क्या चीज की बात हो रही है। और सर लास्ट वीक के थर्सडे को एक क्वेश्चन ने मुझे हिट किया था, जहां आपने बोला कि यूनिवर्स भी लिमिटेड है और आकाश भी लिमिट्स हैं। तो ये मेरे दिमाग में तब से घूम रहा है, तो मैंने फिर आगे का थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो इसको समझना है मुझे। नहीं, वो बहुत सरल है, क्योंकि जो मूल प्रकृति है वो अनंत है
अनंत से जो कंडेंस होके निकलेगा वो अनंत नहीं हो सकता। वो विराट हो सकता है लेकिन अनंत नहीं हो सकता। तो बुद्धि तो आती है ना। हाँ जी, हाँ अ, जी। मतलब बुद्धि मैनिफेस्ट हो रही है और मूल प्रकृति अनमैनिफेस्टेड है। अनमैनिफेस्टेड अनंत होता है, लेकिन जब उसमें से कुछ निकल के आएगा तो उससे छोटा निकलेगा, उससे उसी साइज का निकल नहीं सकता, उससे बड़ा निकल नहीं सकता। तो और वो सात्विक है, मतलब उसमें प्रकृति आ गई है, प्रकृति के गुण हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये आगे रोल आउट करता है वैसे वैसे हम सॉलिडिफिकेशन की तरफ जाते हैं। बुद्धि है, उसके बाद बुद्धि यूनिवर्सल है, अहंकार इंडिविजुअल है, उसके बाद सूक्ष्म मैटर बनता है तन्मात्राएं, उसके बाद स्थूल बनता है पंच महाभूत। उसमें भी आप देखेंगे आकाश पहले आता है, उसके बाद वायु, उसके बाद अग्नि, उसके बाद जल, उसके बाद पृथ्वी। तो आकाश से लेके पृथ्वी तक, मतलब कंप्लीटली स्पेस से सॉलिड तक हम चले जाते हैं। तो ये एक किस्म से बोलिए कि डेंसिफिकेशन हो रही है। तो इसलिए बुद्धि जो है वो मूल प्रकृति से डेंस है, इसलिए वो फाइनाइट है, बड़ी है, यूनिवर्सल लेवल पे है, इनफाइनाइट नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। जी जी सर। जी सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चलिए तो अभी क्लोज करें। जी सर। यस सर, थैंक यू सो आप मच सर, आपके थैंक यू सर। सेल्फलेस टाइम, सेल्फलेस हमको क्लासेस देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यू वेलकम, या थैंक यू, या थैंक यू थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू।